गाइस स्टार्ट करते हैं हिमैट पार्ट 2 के साथ। आज ना क्लिनिकल वाला पार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने कल डिस्कस करा था ना आरबीसीज के बारे में। तो आरबीसीज से ठीक है, आरबीसीज के साथ स्टार्ट करते हैं। आरबीसीज के ना क्लिनिकल कंडीशंस देखते हैं कौन कौन सी हमसे एग्जाम्स में पूछते हैं। या तो जो आरबीसीज होते हैं वो डिक्रीज हो सकते हैं प्रोडक्शन में, या फिर हो सकता है वो इंक्रीज हो जाए। जिस कंडीशन में डिक्रीज होते हैं उसको अनीमिया कहते हैं, और जिस कंडीशन में आरबीसीज फिजियोलॉजिकल वैल्यू से इंक्रीज हो जाते हैं उस पार्ट को हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। तो पहले अनीमिया डिस्कस करते हैं डिटेल में। अनीमिया किस कारण से हो सकता है? ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ अभी अनीमिया की, ये विटबी साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग अनीमिया का दो मेन इटियोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। फर्स्ट कॉज होता है या तो आरबीसी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, या फिर आरबीसी की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाए। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज होगी तो भी आरबीसीज कम हो जाएंगे ब्लड में, और अगर आरबीसी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो भी आरबीसीज कम हो जाएंगे ब्लड में। तो फैक्टर्स देखते हैं किन किन फैक्टर्स से आरबीसी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकती है। आरबीसी की प्रोडक्शन कब डिक्रीज हो सकती है? सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है बोन मैरो एप्लेजिया। बोन मैरो एप्लेजिया का क्या मतलब होता है? बोन मैरो की ना पावर एक तरीके से आप कह सकते हो कि कम हो जाती है, जिस कारण से बोन मैरो सफिशिएंटली आरबीसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये किस कारण से हो सकता है? रेडिएशंस या किसी एक्सरेज के कारण से, जो बोन मैरो को सप्रेस कर देती है, उसके कारण आरबीसी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, तो इट विल कॉज अनीमिया। एक हो सकता है न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से, जो हमने कल डिटेल में डिस्कस करा था, विटामिन सी, B6, B9, B12, आयरन। और कुछ फैक्टर्स होते हैं आरबीसी के प्रोडक्शन को जो डिक्रीज करते हैं। उसमें आता है अपने पास थैलेसीमिया एंड रीनल फेलियर। थैलेसीमिया में क्या होता है? ग्लोबिन, हमने कल डिस्कस करा था ना, हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है। तो जो ग्लोबिन चेन्स होती है ना, वो कम प्रोड्यूस होती है थैलेसीमिया में। तो ये भी एक टाइप का अनीमिया होता है। और रीनल फेलियर, अब रीनल फेलियर में क्यों डिक्रीज होते हैं आरबीसी प्रोडक्शन? हमने कल एक और बात डिस्कस करी थी ना, इरिथ्रोपोइटिन वाली। तो जो रीनल सेल्स होते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं इरिथ्रोपोइटिन को। तो अगर रीनल फेलियर है तो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होगा, इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आरबीसी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, और आरबीसी की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो अनीमिया होगा। अब फैक्टर्स देखते हैं किन किन फैक्टर से आरबीसी की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन किससे इंक्रीज हो सकती है? या तो हो सकता है ब्लड लॉस हो जाए, या हेमरेज हो जाए, उसके कारण ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होगा। और दूसरा फैक्टर हो सकता है हाइपर स्प्लीनिज्म। स्प्लीन आपको पता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं इसको। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होती है यहाँ पर। तो अगर किसी क्लिनिकल कंडीशन में अगर स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाता है, या आप कह सकते हो स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, उस केस में भी आरबीसी की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज अनीमिया। कुछ मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स हो सकते हैं। मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे आरबीसीज होते हैं ना, आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अगर उन प्रोटीन्स में डिफेक्ट होगा तो आरबीसी की डेथ जल्दी होगी। इसी तरीके से एंजाइम डिफेक्ट्स, एक बहुत कॉमन एग्जांपल आता है इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। ये एंजाइम आरबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ना बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये एंजाइम हेल्प करता है, पेरोक्साइड आयंस होते हैं ना, पेरोक्साइड आयंस की को क्लीव करने में हेल्प करता है ये वाला एंजाइम। कैसे हेल्प करता है? ये एंजाइम हमारा एक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो कि ग्लूटाथायोन के बारे में आपने सुना होगा बायोकेमिस्ट्री में। ग्लूटाथायोन क्या करता है? ये एक ग्लूटाथायोन एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है इसको डिग्रेड करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को। अब इसका ना आपको मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ, वैसे बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, जो पेरोक्साइड आयंस होते हैं, पेरोक्साइड आयंस को रिड्यूस कर देता है इनटू द वाटर। कौन? ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन की ना दो फॉर्म्स होती हैं।
एक होती है रिड्यूस्ड फॉर्म और एक होती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। इस फॉर्म को हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहते हैं, इस वाली फॉर्म को हम रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं। ये रिड्यूस्ड वाली जो फॉर्म होती है ये पेरोक्साइड आयंस को अपने हाइड्रोजन देके वाटर बना देता है और खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडेशन वाली फॉर्म में। अब ग्लूटाथायोन को दोबारा बनाने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। जो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम है इसको रिक्वायरमेंट होती है NADPH की। इस NADPH की फॉर्मेशन के लिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अब बायोकेमिस्ट्री में HMP पाथवे में पढ़ोगे। इसमें आपको ये टोटल बायोकेमिस्ट्री है जो ये मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ये आपको बस समझाने के लिए है, बाकी इतना डिटेल में नहीं करना आपको। बस आपको इतने ये फैक्टर्स याद रखने हैं। अनीमिया की जो एक क्लासिफिकेशन है ये विटबी नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, ये वाला क्लासिफिकेशन। इसको हम इटियोलॉजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। इटियोलॉजी का मतलब होता है कौन सा वो फैक्टर है जो अनीमिया को कॉज करता है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स डेट कॉज अनीमिया, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन दी है, या तो प्रोडक्शन को डिक्रीज करना या डिस्ट्रक्शन को इंक्रीज करना। अनीमिया का एक और क्लासिफिकेशन होता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना विंट्रॉब ने दिया था, तो हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें ना हमने क्लासीफाई इस तरीके से करा हुआ है आरबीसीज को शेप के अकॉर्डिंग। या तो हो सकता है उसकी नॉर्मल शेप हो जो हम सिटिक से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल उसके अंदर हीमोग्लोबिन हो जो कि हम क्रोमिक से डिनोट करते हैं, ठीक है। या हो सकता है उसमें नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब उसमें अब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। माइक्रोसिटिक का मतलब साइज छोटा हो गया। नॉर्मोक्रोमिक का मतलब उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। और मैक्रोसिटिक का मतलब साइज इंक्रीज हो गया। तो ये 6 फैक्टर्स, ये 3 साइज वाले फैक्टर्स और 3 और 2 ये अपने पास हीमोग्लोबिन वाले फैक्टर्स हैं। इनसे हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स के अनीमिया होते हैं। फर्स्ट इस वाले केस को क्या कहेंगे, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। इस वाले केस में हम कहेंगे नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। सिमिलरली अपने पास 6 टाइप्स के होते हैं। अब इन 6 टाइप्स में ना आपको सिटिक से याद रखना है। सिटिक का मतलब साइज है। साइज का मतलब हमने कल 3 इंडाइसेस डिस्कस करे थे, MCV, MCH और MCHC। इनमें से जो वॉल्यूम वाला था ये साइज को डिनोट करेगा। तो माइक्रोसिटिक में क्या होगा, MCV कम हो जाएगा और मैक्रोसिटिक में MCV इंक्रीज हो जाएगा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। माइक्रोसिटिक, जितने भी माइक्रोसिटिक अनीमिया होते हैं हर एक में MCV कम हो जाता है, और जितने भी मैक्रोसिटिक अनीमिया होते हैं हर एक में MCV इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद कंडीशंस देखते हैं, किन किन कंडीशंस में ये वाली मॉर्फोलॉजिकल ब्लड में हमको पिक्चर देखने को मिलती है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में ये MCH, MCV, MCHC तीनों नॉर्मल होंगे, क्योंकि आरबीसी की शेप भी नॉर्मल है और आरबीसी का हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है। तो हम इसको अनीमिया क्यों कह रहे हैं, इस केस में एक्चुअल नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो जाते हैं। नंबर कम कैसे हो सकते हैं, या तो कोई ब्लड लॉस हो जाए या हेमरेज हो जाए। तो ये कंडीशन अपने को कौन से कंडीशन में देखने को मिलती है, एक्यूट ब्लड लॉस वाली कंडीशन में। अगर किसी पर्सन को एक्यूट ब्लड लॉस है उस केस में उसको नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप का अनीमिया होगा। अगर आपसे एक्यूट ब्लड लॉस के ऊपर पूछते हैं कि एक्यूट ब्लड लॉस या हीमोलिटिक अनीमिया, इसमें एक और क्लासिकल एग्जांपल होता है हीमोलिटिक अनीमिया। अगर आपके पास हीमोलिटिक अनीमिया में शॉर्ट नोट आता है तो आप सबसे पहले यही पॉइंट लिखोगे कि ब्लड पिक्चर उसकी कैसे दिखती है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। उसके बाद आपको MCH, MCV और MCHC के बारे में लिखना है। इसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको अनीमिया के बारे में, वो आपके हर क्वेश्चंस में यूज होंगे। इसके बाद नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया कब होगा, जब सीवियर ब्लड लॉस होगा। एक्यूट का मतलब होता है कम, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए या कम टाइम के लिए, तो उसमें कम ब्लड लॉस हो रहा है तो उसमें नॉर्मोसिटिक पिक्चर दिखती है अपने को, नॉर्मोक्रोमिक पिक्चर दिखती है अगर हम ब्लड स्मीयर बनाते हैं। बट सीवियर ब्लड लॉस में अपने को नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर दिखती है ब्लड के स्मीयर के अंदर। इसके बाद माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक कब दिखेगा, क्रोनिक डिजीजेज में। और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक कब दिखेगा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक बहुत कॉमन होता है, सिकल सेल अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया और थैलेसीमिया। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आप SIT से लर्न कर सकते हो। सिकल सेल अनीमिया,
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। इन तीनों में कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया होता है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक का क्या मतलब है? साइज छोटा हो जाएगा आरबीसीज का और उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो कम है, वो कम है। तो इनमें तीनों के तीनों जो हमने ब्लड इंडाइसिस पढ़े थे, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, तीनों के तीनों कम हो जाएंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक कब होता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये इन्फेक्शंस में देखा जाता है। जो ये दो पार्ट्स हैं, माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक वाला और ये मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक वाला, ये दो पार्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो करने हैं वो है अपने पास सिकल सेल एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया वाला पार्ट और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया वाला पार्ट। ये दोनों पार्ट आपको भूलने नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिटेल में डिस्कस करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमने अभी जस्ट पढ़ा है ब्लड पिक्चर कैसी दिखेगी, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर क्यों दिखती है? क्योंकि हमने कल पढ़ा था आयरन आरबीसीज के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। अगर आयरन डेफिशिएंट होगा तो आरबीसी फुल डेवलप नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण उनका साइज छोटा होता है। और हाइपोक्रोमिक क्योंकि आयरन हीम की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होता है, तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया इन द इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा अनीमिया का जो कॉज है वो आयरन डेफिशिएंसी है। इसके बाद 10 ईयर्स में आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में एक्सप्लेन करना है, उसका कॉज एक्सप्लेन करना है। तो वो कैसे एक्सप्लेन करोगे? प्रेगनेंसी के केस में रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं फीमेल बॉडी की फॉर द आयरन। आयरन जितना नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है उससे ज़्यादा अगर फीमेल नहीं लेगी तो उसको आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। सिमिलरली लैक्टेशन के टाइम पे और ग्रोइंग चिल्ड्रंस में, इन्फेंट्स में आयरन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। तो जो विटामिन्स वाला चैप्टर है या मिनरल्स वाला चैप्टर है, उसमें आयरन की जो नॉर्मल रेंजेस है ना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है इनएडिक्वेट, अगर हम आयरन इनटेक करते हैं तो एडल्ट्स में भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर कोई पैथोलॉजिकल कॉज है, जैसे ना जो हमारी जीआईटी होती है, जीआईटी में अगर पेप्टिक अल्सर्स हो जाएं तो पेप्टिक अल्सर से ना ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के कारण जो ब्लड लॉस होगा उससे भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उस केस में भी अनीमिया हो सकता है। वर्म इन्फेक्शंस में भी अनीमिया हो सकता है। पाइल्स या हिमोरॉइड्स में अनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी। एपिस्टेक्सिस या नोज ब्लीड कहते हैं। हीमोप्टाइसिस यानी ब्लड इन वॉमिट, अगर ब्लड इन वॉमिट वाला पार्ट बेसिकली यही है, ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स वाला। तो जो भी कारण होगा ब्लड लॉस का, उसके कारण सेकेंडरी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। इसमें ब्लड पिक्चर दिखेगी आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। इसके बाद और क्लिनिकल पिक्चर्स कैसे दिखती हैं? जो पर्सन होता है पेल होता है और साथ में उसके जो नेल्स होते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन को ना हम कोइलोनिकिया कहते हैं। कोइलोनिकिया का मतलब जो उसके नेल्स हैं वो थिन हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं और स्पून शेप्ड हो जाते हैं। स्पून होता है ना जिस तरीके से, नेल्स की जो शेप होती है वैसी हो जाती है। ये पॉइंट आपको लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल पिक्चर। ठीक है, आपको जो पैथोलॉजिकल ब्लड पिक्चर दिखेगी वो दिखेगी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, और जो आपको ब्लड और जो क्लिनिकल पिक्चर दिखेगी उसमें क्या दिखेगा? मेन इफेक्ट आपको नेल्स पे देखना है और बॉडी कलर देखना है पेल। पेल या फिर इसको हम पेलर भी कहते हैं। इसको आप कैसे चेक करते हो? आईज में चेक करते हैं बेसिकली इसको, पेलर को। इसके बाद आता है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है? ये एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट है। हम आगे ना थैलेसीमिया डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। तो इसको डिनोट हम HbS से करते हैं। इसमें क्या होता है? जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसके अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली प्रोटीन है ना बीटा चेन, तो अमीनो एसिड का जो एक सीक्वेंस होता है ना, उसमें एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है एट 6th पोजीशन, जिसके कारण जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है 6th पोजीशन पर। तो आप इसमें कह सकते हो रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ
बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन रिजल्ट्स इन सिकल सेल अनीमिया। अब सिकल सेल अनीमिया हार्मफुल क्यों है? क्योंकि इसमें जो शेप होती है ना आरबीसी की, वो सिकल शेप हो जाती है। अब इस सिकल शेप क्यों हार्मफुल है? क्योंकि नॉर्मल जो शेप होती है बाई कनकेव, उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। अब बाई कनकेव शेप के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? जो नॉर्मल कैपिलरी है, कैपिलरी का डायमीटर बहुत कम होता है। हमने कल आरबीसी का डायमीटर पढ़ा था 7 माइक्रोमीटर। जो ये कैपिलरीज होती हैं इनका खुद का डायमीटर अबाउट 5 माइक्रोमीटर होता है। तो आरबीसीज को इनके थ्रू पास करने के लिए ये बाई कनकेव शेप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाई कनकेव शेप की वजह से ये इजीली इसमें एकोमोडेट हो जाते हैं, जिसके कारण ये कैपिलरीज को पास कर सकते हैं। बट अगर सिक्कल शेप होगी ना, सिक्कल शेप की वजह से यहाँ पे वियर एंड टियर होगा, शियर स्ट्रेस की वजह से आरबीसी की जो लाइसिस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। आरबीसी की लाइसिस इंक्रीज हो जाएगी तो आप कह सकते हो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तो अनीमिया कोज होगा। सिर्फ लाइसिस में नहीं, बाई कनकेव शेप के जो आरबीसीज होते हैं इनकी जो फ्रेजिलिटी होती है, फ्रेजिलिटी भी कम होती है। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी पर्टिकुलरली। फ्रेजिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर हम उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दें तो स्वेलिंग कितना वो झेल सकते हैं वो आरबीसी पर्टिकुलरली। जैसे कि अगर हम बात करें बाई कनकेव की, बाई कनकेव के जो आरबीसीज होते हैं अबाउट 0.5% NaCl सॉल्यूशन पे स्वेलिंग करके डेथ होना या लाइसिस होना इनकी स्टार्ट हो जाती है। मतलब 0.45 होता है अप्रॉक्सीमेटली। जबकि जो अपने सिक्कल सेल वाले हैं वो इस कंसंट्रेशन से पहले ही डेथ होनी उनकी स्टार्ट हो जाएगी। सिक्कल सेल नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल आइसोटोनिक अपने पास कंसंट्रेशन क्या होती है 0.9% NaCl। जनरल फिजियो में डिस्कस करा था हमने। 0.9% NaCl का क्या मतलब है, इतनी कंसंट्रेशन पर जो आरबीसी होगा वो ना स्वेल करेगा ना ही वो श्रिंक करेगा। बट अगर हम जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज करते रहते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब हम हाइपोटोनिक बना रहे हैं सॉल्यूशन को, तो इनकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। बट जो नॉर्मल आरबीसीज होते हैं, नॉर्मल का मतलब जो बाई कनकेव वाले होते हैं, ये 0.45% की कंसंट्रेशन तक बर्स्ट नहीं होते। इस कंसंट्रेशन में बर्स्ट होना स्टार्ट होते हैं, जबकि सिक्कल सेल वाले 0.7 के आसपास ही बर्स्ट होना स्टार्ट कर देंगे। तो दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं बाई कनकेव शेप की। एक तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को कम करता है और दूसरा ये अलो करता है कैपिलरीज में से सिक्वेस्ट्रेट करने के लिए, मतलब इजीली पास करने के लिए बाई कनकेव शेप हेल्पफुल होती है आरबीसीज के लिए। ठीक है, तो सिक्कल सेल अनीमिया में इतना ही डिस्कस करना है अपने को। मेन आप इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे पेपर में, इसकी पैथोजेनेसिस की किस कारण से हो रहा है सिक्कल सेल अनीमिया, क्या क्या इसके मैनिफेस्टेशंस हैं, इसके कारण अनीमिया हो कैसे रहा है, पैथोजेनेसिस के कारण अनीमिया कैसे हो रहा है। इसके बाद थोड़ी सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, वो हम सारी अनीमिया के लिए कॉमन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, ये क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। हमने अनीमिया पढ़ा था, अनीमिया क्या था, क्वालिटेटिव, जबकि जो थैलेसीमिया है ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब इसमें ग्लोबिन चेन्स कम बन रही हैं। अनीमिया में क्या था, ग्लोबिन चेन्स मतलब अमाउंट उनका ठीक बन रहा है बट उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। उसमें वेलिन आ रहा था बट अमाउंट सेम बन रहा है अनीमिया में। थैलेसीमिया में तो अमाउंट ही कम हो गया। अमाउंट कम होने के कारण क्या होगा, आरबीसीज नॉर्मल नहीं होंगे, एबनॉर्मल आरबीसीज है, और एबनॉर्मल आरबीसीज की जो स्प्लीन डिस्ट्रक्शन करती है वो फास्ट करती है, जिसके कारण आरबीसीज कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिसके कारण इसमें भी जो हमको ब्लड पिक्चर दिखती है वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दिखती है। और थैलेसीमिया फर्दर दो टाइप्स का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अगर बीटा ग्लोबिन चेन्स कम बन रही हैं तो बीटा थैलेसीमिया होगा, अगर अल्फा ग्लोबिन चेन्स कम बन रही हैं तो अल्फा थैलेसीमिया होगा। थैलेसीमिया भी एक टाइप का अनीमिया ही है जिसमें हमारे पास आरबीसीज कम है। तो ये बेसिकली ना अपने पास अनीमिया का हमको जो मेन टाइप्स डिस्कस कर रहे थे ये वो वाले टाइप्स हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, सिक्कल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया। एक पार्ट आपका रह गया मैक्रोसिटिक अनीमिया वाला,
और परनिशियस अनीमिया वाला। ये जब विटामिन डिस्कस करेंगे ना तब ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैक्रोसाइटिक अनीमिया और परनिशियस अनीमिया। इसके बाद अब जनरल फीचर्स देखते हैं। ये पॉइंट्स आप ऑलमोस्ट हर टाइप के अनीमिया में लिख सकते हो, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, थैलेसीमिया है, या कोई सा भी अनीमिया है। इससे पहले ग्रेडिंग पढ़ते हैं। नॉर्मल हमने देखा था फीमेल्स में और मेल्स में जो रेंज थी हीमोग्लोबिन वाली, इनमें 15 to 18 होती है, इनमें 13 to 15। ये टिपिकल सी रेंज है, मतलब एक्यूरेट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट। तो अगर हीमोग्लोबिन इस रेंज में होता है, मतलब लेस देन 12 मोर देन 8, हम उसको कहते हैं माइल्ड अनीमिया। अगर वो 5 to 8 की रेंज में है तो हम उसको मॉडरेट कहेंगे, और लेस देन 5 ग्राम परसेंट को हम सीवियर अनीमिया कहते हैं। ये जिसमें ग्रेडिंग दी हुई है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं अनीमिया के। नॉर्मल सी बात है, जो जो हमने ना ब्लड के वो पढ़े थे ना फंक्शंस, उनके सारे अपोजिट वाले काम करेंगे अब हम। जैसे कि फटीग क्यों आएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन कम हो गया। ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था ना न्यूट्रिशन वाला, अब न्यूट्रिशन कम हो गया तो फटीग आएगा। पैलर पैलर क्यों होगा, यानी कि पेलनेस क्यों होगी स्किन की, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था ब्लड में रेड कलर प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन, तो उसकी कारण क्या क्लिनिकल पिक्चर आएगी, पैलर ऑफ द स्किन। ये हम बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस जो कंजक्टाइवा होती है हमारी आइज में, उसमें चेक करते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ब्रीथलेसनेस, ये क्यों होगा। हमने कोर फंक्शन डिस्कस करा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज वाला, वो इम्पेयर हो जाएगा तो ब्रेथलेसनेस होगी। इसके बाद सीवियस मैनिफेस्टेशंस, पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया, कार्डियक मर्मर्स। पाल्पिटेशन टेकिकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि ब्रेन कहेगा उसके पास ऑक्सीजन कम आ रही है। ब्रेन के पास अगर ऑक्सीजन कम आएगी, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया। ये पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीवीएस में दोबारा, ठीक है। इसके बाद सीएनएस मैनिफेस्टेशंस, ब्लड कम पहुंच रहा है वहां तक, ब्रेन तक, तो सेरिब्रल हाइपोक्सिया के कारण क्या होगा, लेथार्जी, हेडेक होगा, टाइनिटाइटिस होगा। टाइनिटाइटिस बेसिकली ईयर रिलेटेड होता है। कन्फ्यूजन्स और ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस क्यों होंगी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, रेटिनल हेमरेजेस क्यों होंगे, अगेन न्यूट्रिशन कम जा रहा है आइज में। जीआईटी सिम्टम्स एनोरेक्सिया, भूख कम लगेगी, नोजिया वॉमिटिंग इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स जनरल फीचर्स हैं अनीमिया के, ये आप हर टाइप के अनीमिया के क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अनीमिया में ना बेसिकली इतना ही डिस्कस करना है अपने को। आपको ग्रेडिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ना बेसिकली ये वाला पार्ट याद रखना है। सॉरी, विंट्रॉब ने दिया था ये नाम याद रखना है आपको, और ये ग्रेडिंग याद रखनी है। ये ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ऑलमोस्ट सारे अनीमिया के क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। इसके बाद डिस्कस करते हैं, अगर आरबीसीज इंक्रीज हो जाए उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है इंक्रीज्ड आरबीसीज इन द ब्लड। तो इसमें हमको दिखेगा क्या क्लिनिकल पिक्चर, ईएसआर क्या होता है इसमें। आप अनीमिया वाले क्वेश्चंस में भी ना लेंथ इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चंस की आप ईएसआर वाला पार्ट लिख सकते हो। अब ईएसआर क्या होगा, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, आरबीसीज इंक्रीज होने के कारण विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो आरबीसीज धीरे धीरे नीचे आएंगे, यानी ईएसआर क्या होगा, डिक्रीज, स्पीड कम हो जाएगी आरबीसीज के नीचे आने के लिए। तो पॉलीसाइथीमिया में क्लिनिकली अपने को क्या दिखता है, ईएसआर कम हो जाता है। अब पॉलीसाइथीमिया को ना हमने दो तरीके से क्लासीफाई करा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया का क्या मतलब होता है, आरबीसीज का एक्चुअली नंबर इंक्रीज हो गया है। आरबीसीज का जो नंबर है वो किसी नियोप्लाज्म के कारण, किसी कैंसर ऑफ स्टेम सेल के कारण आरबीसीज का नंबर एक्चुअली इंक्रीज हो गया, जिसके कारण पॉलीसाइथीमिया अपने को दिख रहा है। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में आरबीसी का जो काउंट होता है वो तो इंक्रीज होता है, बट वो डायरेक्ट किसी स्टेम सेल की वजह से नहीं हुआ, वो किसी सेकेंडरी, किसी क्लिनिकल कंडीशन का सेकेंडरी कोज है। मतलब किसी और डिजीज में आरबीसीज आपको इंक्रीज दिख रहे हैं तो उसको हम सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकली कब दिख सकता है अपने को, हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड पे हमने कल डिस्कस करा था हाइपोक्सिया वाला केस। हाइपोक्सिया होगा तो इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा सिक्रीट होगा, इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, मतलब आरबीसीज इंक्रीज हो जाएंगे।
ठीक है। तो इसमें ना बेसिकली पॉलीसाइथीमिया में अपने को क्लासिफिकेशन ही पढ़नी है। क्लिनिकल पिक्चर्स इसमें वही है, ईएसआर डिक्रीज हो जाता है और आरबीसीज इंक्रीज हो जाते हैं, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ब्लड के फ्लो को इम्पेयरमेंट होती है, ब्लड के फ्लो को इम्पेयरमेंट होती है तो हाइपोक्सिया भी हो सकता है, सेकेंडरी हाइपोक्सिया कर सकता है ये। पॉलीसाइथीमिया ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको जो याद रखना है ना वो आपको अनीमिया याद रखना है। इसके बाद एक और हमारे पास क्लिनिकल कंडीशन बचती है जॉन्डिस। जो जॉन्डिस वाला पार्ट है ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी के साथ। अब स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुपिंग में ना आपको ये लॉ याद रखना है, लैंड स्टीनर्स लॉ। लैंड स्टीनर्स लॉ क्या कहता है, अगर आपके ब्लड में कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उस एंटीजन को किल करेगी एंटीबॉडी, वो मस्ट बी एब्सेंट होनी चाहिए, इट मस्ट बी एब्सेंट। और सेकंड लॉ कहता है अगर कोई एंटीजन एब्सेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसकी एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, अगर एंटीजन एब्सेंट है तो उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। ये लैंड स्टीनर्स के दो लॉ कहते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, अब हम इसमें ना एक एक्सेप्शन होता है इसका, उस एक्सेप्शन को हम कहते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। ये हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो हमने ना ब्लड ग्रुपिंग के काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, जो मोस्ट कॉमन सिस्टम है हम वो दो डिस्कस करेंगे, एक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसके बेसिस पे है, कुछ एंटीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के ऊपर, जो हमने कल डिस्कस करा था ना, ब्लड में एक पार्ट होता है एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं हम आज कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है किस बेसिस पे हमने क्लासीफाई करा हुआ है, एंटीजेंस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज के ऊपर। तो अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम उस ब्लड ग्रुप को कहते हैं ए, अगर बी प्रेजेंट है तो बी, दोनों प्रेजेंट है तो ए बी, अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो ओ। तो जिस बंदे के पास ए ब्लड ग्रुप है यानी ए एंटीजन है, तो लैंड स्टीनर लॉ के अकॉर्डिंग उसके पास ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी, बट इसके पास बी एंटीजन नहीं है तो बी के लिए एंटीबॉडी होगी। सेम लॉ अप्लाई करेंगे हर केस में, तो बी के पास ए के लिए एंटीबॉडी होगी, ए बी के लिए किसी के लिए एंटीबॉडी नहीं होगी और ओ के पास दोनों के लिए एंटीबॉडी होगी। तो जो ये डोनेट किस किस को कर सकते हैं, ए किसको डोनेट कर सकता है, सिर्फ ए को। बी किसको कर सकता है, सिर्फ बी को। ए बी किसी को डोनेट नहीं कर सकता उसके पास, क्योंकि दोनों एंटीजेंस हैं। ओ किसी को भी डोनेट कर सकता है। अब ये रिसीव किस किस से कर सकते हैं, ए सिर्फ ए से रिसीव कर सकता है और ओ से भी रिसीव कर सकता है। ओ किसी को भी डोनेट कर सकता है, इसीलिए जो ए वाला ब्लड ग्रुप है ओ से भी रिसीव कर सकता है। बी भी बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, ए भी हर एक से ले सकता है। तो हम ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कहते हैं, और ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं, और ओ ले सिर्फ ओ से सकता है। अब इसमें एक और कंडीशंस होती हैं आरएच सिस्टम वाली। आरएच सिस्टम में क्या होता है, आरएच सिस्टम में ना डी एंटीजन होता है। डी एंटीजन अगर किसी आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है तो हम उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, अगर उसके पास डी एंटीजन एब्सेंट है तो हम उसको आरएच नेगेटिव कहते हैं। अब जो जीन डी एंटीजन के लिए कोड करता है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है। हमने देखा था जो एबीओ सिस्टम में जो ए बी के लिए जो जीन्स थे वो हमारे पास 9th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, और आरएच सिस्टम के लिए फर्स्ट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब उन एंटीजेंस का क्या मतलब है, ये हमारे पास एक आरबीसी है, लेट कर लो। तो आरबीसी के ऊपर ना एक एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं एच एंटीजन। ये हर एक आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप का है, बी ब्लड ग्रुप का है या ओ ब्लड ग्रुप का है। अगर इस एच एंटीजन के ऊपर एनएजी का मॉलिक्यूल है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन का मॉलिक्यूल है, उस ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं ए ब्लड ग्रुप। अगर इसके ऊपर एनएजी की जगह डी गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हम उसको बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो बी ब्लड ग्रुप में एक्चुअल एंटीजन जिसको हम बी एंटीजन कह रहे हैं वो क्या चीज है, डी गैलेक्टोज।
और जिसको हम ए एंटीजन कह रहे हैं वो क्या चीज़ है, NAG। अब O के पास भी एंटीजन तो है, H एंटीजन, बट क्योंकि ये हर एक ब्लड ग्रुप में होता है ABO, तो हम इसको कंसीडर नहीं करते। H एंटीजन तीनों ब्लड ग्रुप्स में फाउंड होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद इनहेरिटेंस आपको अच्छे से आती होगी। लेट कर लेते हैं, फादर का जो जीनोटाइप है AO है। AO का मतलब इसमें क्या होगा, A ब्लड ग्रुप। मदर के पास BO है, तो मदर का क्या होगा, ब्लड ग्रुप B। ये आपको कोडोमिनेंस वाला पार्ट आई गेस पता होगा जेनेटिक्स का, कि जो A और B ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ये कोडोमिनेंट होते हैं। जो O होता है ये रिसेसिव होता है। मतलब अगर A के साथ B होगा तो दोनों एक्सप्रेस होंगे, A के साथ O होगा तो A एक्सप्रेस होगा, B के साथ O होगा तो B एक्सप्रेस होगा। तो गैमीट्स कौन कौन से बनेंगे इसमें, या तो गैमीट में A होगा या O, इसमें B होगा या O। तो उसके अकॉर्डिंग इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके ये रिस्पेक्टिव जीनोटाइप्स और फिनोटाइप्स होंगे। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स वाला पार्ट है, ये बहुत इजी है आई गेस, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पास्ट ईयर्स में भी है। ये वाला टॉपिक अच्छे से करना, डिटेल में करेंगे हम। तो RH इनकम्पेटिबिलिटी कब होती है, RH इनकम्पेटिबिलिटी तब होती है सिर्फ एक ही केस में, अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है। हमने अभी RH एंटीजन्स डिस्कस करे ना, अगर मदर का ब्लड ग्रुप है लेट कर लो O नेगेटिव और बेबी का लेट कर लो O पॉजिटिव, तो इस केस में RH इनकम्पेटिबिलिटी होने के चांसेस हैं। बट ये भी डायरेक्टली नहीं होती, मतलब फर्स्ट डिलीवरी के केस में नहीं होती। इसको कैसे आप समझोगे, लेट कर लो मदर का ब्लड है ये वाली साइड, और इस साइड फीटल ब्लड है, और इनको सेपरेट कर रही है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा ब्लड मिक्सिंग नहीं होने देती, मदर के पास RH नेगेटिव ब्लड है, फीटस के पास RH पॉजिटिव ब्लड है, तो फर्स्ट डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जब फर्स्ट डिलीवरी का टाइम आता है तो प्लेसेंटा रप्चर करती है, जिसके कारण मदर को सेंसिटाइजेशन हो जाती है RH पॉजिटिव एंटीजेंस की। जैसे ही ये वाली प्लेसेंटा रप्चर करेगी, यहाँ पे जो RH के एंटीजेंस हैं वो इधर क्रॉस कर जाएंगे, और अगर क्रॉस करेंगे तो RH जो मदर है इसके अगेंस्ट RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी। तो ये फर्स्ट टाइम वाला केस है जब डिलीवरी हो चुकी है, तो इस वाले में फर्स्ट जो बेबी होता है उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बट सेकेंड डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, मदर के पास RH नेगेटिव ब्लड है, बट इस टाइम इसके पास एंटी RH एंटीबॉडीज भी हैं। फिटस लेट कर लेते हैं, सेकेंड टाइम जो उसको बेबी हुआ है वो भी RH पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स RH पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इस केस में फर्स्ट केस में अगर RH पॉजिटिव था तो जो फादर है उसके पास सेकेंड टाइम भी पॉजिटिव एंटीजन होंगे। तो प्लेसेंटा इस टाइम जब डिलीवरी के टाइम पे रप्चर करेगी तो इसकी एंटीबॉडीज फीटस में आ जाएंगी ड्यूरिंग डिलीवरी। नॉर्मल जब तक वो डेवलप हो रहा है बेबी 9 मंथ्स तक, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लेसेंटा ने ब्लड अलग अलग रख रखा है। बट डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा, जो मदर का जो ब्लड है उसकी कुछ एंटीबॉडीज फीटस में आ जाती हैं। अब जब वो फीटस में आ जाएगी तब जो मदर की एंटीबॉडीज हैं फीटल ब्लड के जो एंटीजेंस हैं या फीटल जो आरबीसीज हैं उनको मारना स्टार्ट कर देगी, जिसके कारण क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या क्लिनिकल पिक्चर्स होती हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में। तो जो फीटल आरबीसीज थे ये डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। खत्म कौन करेगा इनको, मदर की RH एंटीबॉडीज। ठीक है, अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो अनीमिया दिखेगा हमको। अनीमिया क्यों दिखेगा, क्योंकि जो आरबीसीज हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो डिक्रीज हो रहा है आरबीसी का नंबर। अब जब भी ना हीमोलिटिक अनीमिया होता है, हीमोलिटिक अनीमिया का मतलब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, उस केस में अपने को जॉन्डिस दिखता है। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अब भी आप याद कर लो इस पॉइंट को कि हीमोलिटिक जॉन्डिस होता है। ये वाला पॉइंट ना हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम जॉन्डिस डिस्कस करेंगे कि हीमोलिटिक अनीमिया से हीमोलिटिक जॉन्डिस कैसे हो रहा है। इसके बाद इडीमा। अब इडीमा क्यों हो रहा है, लेट करो ये आपके पास ब्लड वेसल है, ब्लड नॉर्मल वाली, और ये वाली जो ब्लड वेसल है ये है एबनॉर्मल वाली। नॉर्मल में तो आरबीसीज है, एबनॉर्मल वाली में आरबीसीज कम है।
अब आरबीसीज कम है तो इसकी जो टोनिसिटी है, टोनिसिटी मतलब कंसंट्रेशन है ब्लड की, वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लूइड कम है। अब फ्लूइड ज़्यादा होने के कारण जो इसका फ्लूइड का बाहर निकलने का प्रेशर है, जिसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाएगा। ये वाला जो फोर्सेस है ना, 4 फोर्सेस होती हैं, जिसमें से एक ऑस्मोटिक प्रेशर वाली हमने जनरल फिजियो में डिस्कस करी थी, और बाकी जो फोर्सेस है ना वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रीनल फिजियो में। अभी के लिए यू जस्ट ट्रस्ट मी एंड हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है ये फ्लूइड को बाहर जाने में हेल्प करता है ब्लड से। तो अब यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा हो गया, फ्लूइड ज़्यादा का मतलब एक्चुअली तो आरबीसी कम हो गए हैं, जिसके कारण कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। तो टोनिसिटी कम होने के कारण हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो फ्लूइड बाहर जाने लगेगा। जो बाहर का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है या टिश्यूज है ना, उनके अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है फ्लूइड, जिस पार्ट को हम कहते हैं एडिमा। अब टिश्यूज के अंदर जो डिपॉजिट हो रहा है फ्लूइड, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एडिमा। तो अपने को एक और कंडीशन क्या दिखती है? एडिमा। इसी कंडीशन के कारण हम क्या कहते हैं फीटस को? हाइड्रोप्स फिटेलिस। मतलब कि बेबी में पानी भर गया, इस टाइप का आप समझ सकते हो हाइड्रोप्स फिटेलिस। तो अगर आपसे ना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोप्स फिटेलिस, तो आपको बेसिकली लिखना क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाला सारा एक्सप्लेन करके एडिमा वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है। ये अपने पास जो हिमैट का हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था, उसमें अपने से यही क्वेश्चन पूछा था, हाइड्रोप्स फिटेलिस वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्निकटेरस। कर्निकटेरस क्या होता है? कर्निकटेरस ना एक सीएनएस की एक डिजीज है, या आप कह सकते हो मैनिफेस्टेशन है। हम ना जॉन्डिस जब पढ़ेंगे, हम ये वाला पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे, कर्निकटेरस वाला। जॉन्डिस में क्या होता है? जो बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाता है, बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाता है। और जो बेबी होता है, बेबी के अंदर जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये लेस डेवलप्ड होता है, ये लेस डेवलप्ड होता है, और लीवर भी लेस डेवलप्ड होता है। लीवर लेस डेवलप होता है तो बिलीरुबिन अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो पाता, और ब्लड ब्रेन बैरियर कम डेवलप होता है तो बिलीरुबिन पहुंच जाता है ब्रेन तक। मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जैसे आरबीसीज है, आरबीसीज की हुई लाइसिस, लाइसिस हुई तो क्या बना? हीम। हीम से हमने पढ़ा था बिलीरुबिन बन रहा था, बिलीरुबिन कहाँ जा रहा था? लीवर में। अब लीवर बेबी का क्या है? सफिशिएंटली डेवलप नहीं है। सफिशिएंटली डेवलप नहीं है तो कॉन्जुगेशन नहीं होगी। कॉन्जुगेशन होने के बाद क्या हो रहा था? जो अपने पास बिलीरुबिन था वो वाटर सोल्यूबल बन रहा था। अब यानी कि वाटर सोल्यूबल अपने पास बिलीरुबिन नहीं है, वाटर इनसोल्यूबल, या आप कह सकते हो लिपिड सोल्यूबल वाला अपने पास बिलीरुबिन है। लिपिड वाला बिलीरुबिन कहाँ जाएगा? ब्रेन में। ब्रेन में क्यों जाएगा? क्योंकि बेबी के पास ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छे से डेवलप नहीं है। तो ये कंडीशन, जिस कंडीशन में जो अपने पास ये बिलीरुबिन है ब्रेन तक जा रहा है और ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को डैमेज कर रहा है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कर्निकटेरस। जो कर्निकटेरस है बेबीज में ही क्यों दिखती है? क्योंकि उनमें लीवर लेस डेवलप है और ब्लड ब्रेन बैरियर कम डेवलप है। नेक्स्ट कंडीशन आती है एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस में क्या होता है? अब आरबीसीज ज़्यादा टूट रहे हैं, यानी कि आरबीसीज कम है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करेगी। इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करेगी तो ज़्यादा आरबीसीज की सिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए ऑर्डर करेगी। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस के कारण जो इरिथ्रोब्लास्ट्स हैं, या इरिथ्रोब्लास्ट को हम और क्या कहते हैं? नॉर्मोब्लास्ट। जो हमने कल हीमोपोइसिस में पढ़ा था ना, तो नॉर्मोब्लास्ट डायरेक्टली ब्लड में आने लगते हैं। हमने क्या देखा था? नॉर्मोब्लास्ट डेवलप होते हैं प्रॉपर आरबीसीज में अपनी स्टेजेस को पास करके। उसके बाद जो नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो ब्लड के अंदर आता है। बट अगर आरबीसीज की जो लाइसिस है ये ज़्यादा हो रही है, तो ब्लड की जो बोन मैरो होती है ना, सॉरी, जो बॉडी की जो बोन मैरो होती है, वो इरिथ्रोब्लास्ट्स को ही ब्लड के अंदर भेजना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण अपने पास न्यूक्लिएटेड आरबीसीज ब्लड के अंदर आने लगते हैं। तो हम इसी कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इरिथ्रोब्लास्ट्स हैं वो अपने को ब्लड में दिख रहे हैं, फीटस के ब्लड में हमको इरिथ्रोब्लास्ट्स दिख रहे हैं। इस कंडीशन ही को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्यों कहते हैं?
मतलब कंडीशन एक ही है, इसके नाम अलग अलग हैं। इसी कंडीशन को हमने हाइड्रोप्स फिटेलिस कहा है क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन क्या थी, एडिमा। इसमें इरिथ्रोब्लास्ट्स अपने ब्लड में आ रहे हैं तो इसको हमने क्या कह दिया, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से हो रहा है तो हम इसको आरएच इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। हम इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में उसकी जो स्किन होती है साइनोटिक हो जाती है। साइनोटिक का मतलब ब्लू हो जाती है। ब्लू क्यों हो जाती है, क्योंकि आरबीसीज कम है, हीमोग्लोबिन कम है। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस आपको डिटेल में करना है, या आरएच इनकम्पेटिबिलिटी वाला क्वेश्चन। इसमें ना अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हाइड्रोप्स फिटेलिस पूछ सकते हैं, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, या कर्निक टेरेस को आपको एक्सप्लेन करने को कह सकते हैं। तो इस एक पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। ये पार्ट आप डिटेल में पढ़ोगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाला। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत क्यों है। अब इंडिकेशंस क्या क्या है। इंडिकेशंस का मतलब हम किस किस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कहते हैं। या तो पर्सन को ब्लड की ज़रूरत है, यानी कि उसको हेमरेज हुआ है या ब्लड एक्यूट ब्लड लॉस हुआ है, या अनीमिया है। अनीमिया में हम उसको आरबीसीज प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर होल ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन की बोन मैरो फेल हो गई, उस केस में अगर उसको ए प्लास्टिक अनीमिया, ए प्लास्टिक अनीमिया का मतलब बोन मैरो अप्लेजिया पढ़ा था ना हमने थोड़ी देर पहले, रेडिएशंस के कारण बोन मैरो सप्रेस हो गई थी जिसके कारण अनीमिया हो रहा था। उस केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। परप्यूरा के केस में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। परप्यूरा में क्या होता है, एक्चुअली जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होने के कारण, प्लेटलेट्स आपको पता है क्या काम करते हैं, हीमो उस स्टेसिस में हेल्प करते हैं। हीमोस्टेसिस का मतलब ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन नहीं होगी तो ब्लीडिंग होती रहेगी इधर उधर। जो माइनर इंट्रावेस्कुलर ब्लीडिंग्स होती रहती हैं उनको हम बेसिकली परप्यूरा कहते हैं। तो ना बॉडी के ऊपर रेड रेड कलर के ना पैचेस दिखते हैं जिसको हम परप्यूरा कहते हैं। तो परप्यूरा को ट्रीट करने के लिए हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन या फिर हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, ये पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, हीमोस्टेसिस वाला। अगर क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है तो क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं हम। सर्जरीज के टाइम पे जरूरत पड़ सकती है, बर्न्स और अनीमिया में भी जरूरत पड़ सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ना, इसका प्रॉपर एक गाइडेड प्रोसेस होता है। तो हम सबसे पहले स्क्रीन करते हैं ब्लड को कि ये 5 चीज़ें तो नहीं है उस ब्लड में जो हम, जैसे कभी भी ना ब्लड डोनेट होता है तो जो ब्लड डोनेट करवाता है ना उनका ये 5 चीज़ों का टेस्ट होता है। अगर पर्सन को हेपेटाइटिस बी या सी है तो उस पर्सन से हम ब्लड नहीं लेते, ना मलेरिया वाले पर्सन से लेते, ना एचआईवी पेशेंट से लेते, ना साइफिलिस। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। हमारे पीजीआई में भी जब ब्लड टेस्टिंग मतलब ब्लड डोनेशन होती है ना, इन 5 चीज़ों का टेस्ट किया जाता है कि पर्सन को अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन है तो हम उसका ब्लड नहीं लेंगे। हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया, एचआईवी एंड साइफिलिस। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मैचिंग करते हैं। जैसे कि अब हमने डोनेशन मतलब ब्लड डोनेट तो मतलब हमने ब्लड रिसीव कर लिया डोनर से, अब अपने को ब्लड ट्रांसफर करना है रिसीवर के अंदर या रिसिपिएंट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसका ब्लड ग्रुप मैच करते हैं कि दोनों में, मतलब हमने अगर ए रेसिपिएंट का अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसको ए वाला ही ब्लड देना है ना। तो उसके लिए हम क्रॉस मैचिंग करते हैं। क्रॉस मैचिंग कैसे करते हैं, 2 तरीके होते हैं क्रॉस मैच करने के लिए। एक होता है मेजर क्रॉस मैच, एक होता है माइनर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच किस चीज को कहते हैं कि डोनर का तो हम एंटीजन चेक कर रहे हैं, रिसिपिएंट का एंटीबॉडी चेक कर रहे हैं। इसको डिटेल में समझते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको हमने मेजर क्यों कहा, क्योंकि जो रिसिपिएंट का ब्लड है, ये ना रिसिपिएंट के ब्लड की पिक्चर शो करी है मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में। इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट एक्चुअली रिसिपिएंट का ब्लड है। ठीक है, लेट कर लो ये जो ग्रीन कलर की, रिसिपिएंट के पास तो एंटीबॉडीज होंगी। अब हमने जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करा है ना, उसके पास लेट कर लो कोई और एंटीबॉडीज है, जो एंटीजेंस सॉरी, जिसको मैंने रेड से शो करा है। अब ये वाली जो एंटीबॉडीज हैं, अगर इस एंटीबॉडी और जो ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी अगर इसी एंटीजन के लिए तो इसको डिस्ट्रक्ट कर देगी। एंटीजन की डिस्ट्रक्शन का मतलब आरबीसी की भी डिस्ट्रक्शन। हमने डोनर का जो ब्लड लिया उसके हम एंटीजेंस चेक करते हैं।
इसको एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि इसके पास हमने रेसिपिएंट का क्या लिया था, ब्लड ग्रुप ए, तो इसके पास एंटीबॉडी किसके लिए है, बी के लिए। तो जो ये ग्रीन वाली एंटीबॉडी है ना, ये बी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगी। और लेट कर लो डोनर के पास ना बी ब्लड ग्रुप था, बी ब्लड ग्रुप था, तो इसके पास जो ये एंटीजन था, ये वाला जो एंटीजन था, ये एक्चुअली बी एंटीजन था। अब रिसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है उसके पास जो बी एंटीबॉडीज हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो जो हमारा पर्पस था ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, हमको तो रिसिपिएंट को आरबीसी देने थे, और रेसिपिएंट के ब्लड ने उसके डोनर के आरबीसी खत्म कर दिए, तो हमारा ट्रांसफ्यूजन फेल हो गया। तो हम मेजर क्रॉस मैच करते हैं, तो कि डोनर के पास भी ए वाला एंटीजन ही होना चाहिए। माइनर क्रॉस मैच में क्या करते हैं हम, इस बार हम उल्टा करते हैं। रेसिपिएंट की हमने पहले एंटीबॉडीज देखी थी, इस बार हम डोनर की एंटीबॉडीज देखते हैं। डोनर को एंटीबॉडीज को देखने का मतलब है प्लाज्मा, क्योंकि एंटीबॉडीज अपने पास प्लाज्मा में है, और जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर अपने पास एंटीजन होता है, ठीक है। और रेसिपिएंट के हम आरबीसीज या फिर रेसिपिएंट के हम एंटीजन देखते हैं। अब जो ये वाली ब्लड पिक्चर है, ये दोबारा से रेसिपिएंट की ही ब्लड पिक्चर है। इसमें क्या है, अब ये रेसिपिएंट के खुद के एंटीजेंस हैं, जो इधर हमने रेड कलर से शो करे हुए हैं, ये बी एंटीजेंस हैं जो कि डोनर के हैं, और जो ग्रीन एंटीजेंस हैं ये खुद रेसिपिएंट के हैं, ए वाले। अब जो एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि हमने प्लाज्मा किसका लिया, डोनर का, प्लाज्मा जो हमने डोनर का प्लाज्मा लिया है वो इस रेसिपिएंट के अंदर डाला है, इसके अंदर डाला है, तो इसके पास जो एंटीबॉडीज हैं वो आ गई यहाँ पर। अब इसमें देखने वाली बात ये है, जो एंटीबॉडीज हैं वो बहुत कम है। लेट कर लो हमने सिर्फ 500 ml का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा है, तो उसमें तो सिर्फ 500 ml के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो आएंगी, और रिसिपिएंट के पास तो खुद का अपना 5 लीटर ब्लड है। अब उसके पास खुद का जो 5 लीटर ब्लड है, या अगर हेमरेज भी हुआ है उस केस में, अगर उसके पास कम भी है तो भी उसके पास खुद के एंटीजेंस बहुत सारे हैं। ये एंटीबॉडीज चाहकर भी कितनों को ही खत्म करेंगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 एंटीबॉडीज हैं तो 3 एंटीजेंस को खत्म करेंगी, या 6 एंटीजेंस को खत्म करेंगी। तो पर्टिकुलरली रेसिपिएंट की ज़्यादा एंटीजेंस का लॉस नहीं होगा। बट इस वाले केस में अगर उसके पास आरबीसीज अपोजिट हैं, ब्लड के जो रेसिपिएंट का ब्लड है, ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, इसमें अनलिमिटेड एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि रेसिपिएंट की खुद की एंटीबॉडीज हैं, तो इस केस में तो आरबीसीज सारे खत्म हो जाएंगे। बट इस केस में सारे आरबीसीज खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो डोनर के जो एंटीबॉडीज हैं वो बहुत कम है, और रेसिपिएंट के पास जो एंटीजेंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो एंटीजेंस आरबीसी पे होते हैं, तो इसमें सारे के सारे खत्म नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम इसको माइनर क्रॉस मैच कहते हैं। इस वाले को मेजर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस केस में अगर मैचिंग गलत हुई तो जितने भी आरबीसी डोनर से आए थे सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अगर इसमें अपोजिट भी है, क्रॉस मैच गलत भी हुआ है, तो भी आरबीसी जो पेशेंट के हैं वो खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उसके खिलाफ सफिशिएंट एंटीबॉडीज नहीं होंगी। तो ना हम इस केस में ना एक टर्म यूज करते हैं, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो डोनर के जो एंटीबॉडीज है ना, वो तो लेट कर लो कि 500 ml एंटीबॉडीज हैं डोनर की तरफ से, जो रेसिपिएंट रिसीव कर रहा है अपने 4000 ml ब्लड के अंदर, मतलब 4000 ml आरबीसीज हैं। तो ये वाला पोर्शन ना इतने बड़े पोर्शन के अंदर डाइल्यूट हो जाता है, जिसके कारण इसकी एंटीबॉडीज इसके सारे आरबीसी नहीं मार सकती, तो हम इसको माइनर क्रॉस मैच कहते हैं। माइनर क्रॉस मैच क्यों कहते हैं, ये क्रॉस मैच अपने लिए सफिशिएंट नहीं होता ये देखने के लिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, जबकि मेजर क्रॉस मैच अपने लिए सारे के सारे आरबीसीज को ख़त्म कर देगा अगर गलत ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो ये पॉइंट आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में याद रखना है कि आरबीसीज किसके लिए हैं और एंटीबॉडीज किसके लिए हैं। मेजर क्रॉस मैच में हम किसके आरबीसीज ले रहे हैं, डोनर के, और रेसिपिएंट का क्या है, प्लाज्मा या एंटीबॉडीज। तो ये पार्ट आपको याद रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, कब कब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ों के लिए हम स्क्रीन करते हैं, ये पार्ट डिटेल में आपको याद रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला। ये पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। इसके बाद डब्ल्यूबीसी आरबीसी वाला पोर्शन ना अपना मेजरली खत्म हो जाता है, इसमें ना बस एक पार्ट बचता है जॉन्डिस का, जो हम कल इम्यूनोलॉजी के साथ डिस्कस करेंगे, वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है।
WBCs में क्या क्या आता है, WBCs की सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं WBCs को। तो ल्यूकोसाइट्स में हमने कल डिस्कस करा था ना, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, नॉन ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। तो इसमें ना आपको बेसिकली ये टेबल याद रखना है, बस सिर्फ ये टेबल याद रखना है। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो ना मैं आपको भेज दूंगा ये वाली पिक्चर। तो न्यूट्रोफिल्स का कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है सारे WBCs में से, 50 to 70%। ये रेंज आपको याद रखनी है। इयोसिनोफिल्स 1 to 4%, बेसोफिल्स मिनिमम होते हैं 0 to 2%, मोनोसाइट्स 3 to 8% होते हैं और लिम्फोसाइट्स 20 to 40% होते हैं। न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम होते हैं, बेसोफिल्स मिनिमम होते हैं, ये पॉइंट याद रखोगे आप। इसके बाद दिखते कैसे हैं, इयोसिनोफिल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। जो इयोसिनोफिल्स होते हैं इनका रेड कलर का साइटोप्लाज्म होता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना ये मल्टीलोब्ड होता है। मल्टीलोब्ड का मतलब जैसे एक तो सिंगल न्यूक्लियस हो गया, इयोसिनोफिल्स का न्यूक्लियस इस तरीके से दिखता है। इसमें 3 न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, 4 न्यूक्लियस भी दिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स का डायमीटर काफ़ी बड़ा होता है और इनमें सिंगल हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस दिखता है। बेसोफिल्स नाम से ही पता चल रहा है ना, बेसिक स्टेन लेंगे, बेसिक स्टेन का मतलब तो इसमें ब्लूइश ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। इयोसिनोफिल्स में अपने को रेडिश ग्रेन्यूल्स दिख रहे थे, बेसोफिल्स में अपने को ब्लूइश ग्रेन्यूल्स दिखते हैं। और जो अपने पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स के अंदर न्यूट्रल यानी कि नो कलर, इसमें ये कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते। ये जो हम स्टेन यूज़ करते हैं ब्लड को स्टेन करने के लिए, ब्लड सेल्स को, उसमें कोई भी स्टेन नहीं लेते। तो इसमें ना सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस दिखता है अपने को मल्टीलोब। इसके बाद आते हैं अपने पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, स्मॉल और लार्ज। बेसिकली इनमें साइज में डिफरेंस है, बाकी दिखते एक जैसे हैं। इनका न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है, ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है। लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स के बड़े सारे टाइप्स होते हैं। इम्यूनोलॉजी में ना हम इस सारे के सारे सेल्स दोबारा से डिस्कस करेंगे। और ये बाकी जो पेरीफ्री में अपने को दिख रहे हैं सारे RBCs हैं, ये पार्ट अपना प्लेटलेट्स वाला है। तो आपको बेसिकली ना इस वाले पार्ट में याद क्या रखना है कि न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है और इनका साइटोप्लाज्म या ग्रेन्यूल्स कैसे होते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स में कैसा दिखता है अपने को, कलरलेस या फिर फाइन पिंकिश। इयोसिनोफिल अपने को क्या दिखेंगे, रेड। बेसोफिल्स ब्लू या पर्पल। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हमने पढ़े थे ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, तो इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। साइज इनका काफ़ी बड़ा होता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का। और न्यूक्लियस कैसा होता था लिम्फोसाइट्स में, मतलब बड़ा होता है, और मोनोसाइट्स में भी बड़ा होता है। मोनोसाइट्स में हॉर्स शू शेप्ड होता है, और या कह सकते हो किडनी शेप्ड होता है, और इसेंट्रिक, सेंटर में नहीं होता, पेरिफ्री में होता है। और आपको ये ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन याद रखना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोसाइट्स में ना बेसिकली इतना ही करना है अपने को, इसकी डिटेल्स नहीं देखनी। बट ल्यूकोपोइसिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, आप छोड़ सकते हो, बट देखने के लिए देख भी सकते हो। तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस करा था हीमोपोइसिस का कल, कि हमारे पास इरिथ्रोइड स्टेम सेल थे, इरिथ्रोइड स्टेम सेल से प्रो नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट। उसके बाद क्या बन रहा था, रेटिकुलोसाइट, और लास्ट में क्या बन रहा था, इरिथ्रोसाइट। ये वाला पार्ट हमने कल डिस्कस करा था। अब हम उसी तरीके से क्या देखते हैं, न्यूट्रोफिल कैसे बनते हैं, इयोसिनोफिल कैसे बनते हैं, और बेसोफिल कैसे बनते हैं। तीनों के तीनों सेम है, बस आपको ना एक न्यूट्रोफिल देखना है, न्यूट्रोफिल वाला याद रखना है। न्यूट्रोफिल वाले जो भी चीज होगी ना उसके आगे बस आप EO लगा देना, इयोसिनोफिल का पार्ट कवर हो जाएगा, और BA लगा देना तो आपका बेसोफिल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले माइलोब्लास्ट होता है, जैसे यहाँ पे प्रो नॉर्मोब्लास्ट था ना, यहाँ पे माइलोब्लास्ट होता है। क्योंकि हमने डिस्कस करे थे 2 सीरीज थी, माइलोइड और लिम्फोइड। लिम्फोइड से तो सिर्फ एक ही पार्ट बन रहा था, लिम्फोसाइट्स। माइलोइड से 2 पार्ट बन रहे थे, एक तो ग्रेनुलोसाइट्स जितने भी थे सारे, सारे के सारे अपने पास मोनोसाइट्स, और सारे इरिथ्रोइड सीरीज। तो हम ना ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट वाली सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इनको माइलोब्लास्ट कहते हैं। माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोब्लास्ट, फिर प्रोमाइलोसाइट। अब साइट वाली स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, माइलियोसाइट, फिर मेटामाइलियोसाइट, फिर बैंड फॉर्म आ जाती है और न्यूट्रोफिल बन जाता है। सेम चीजें चलेंगी इयोसिनोफिल में भी और बेसोफिल में भी, बस इसमें आप इयोसिनोफिल लगा देना, इयोसिनोफिल माइलोब्लास्ट, इयोसिनोफिल प्रोमाइलियोसाइट,
इयोसिनोफिल माइलियोसाइट, इयोसिनोफिल मेटामाइलियोसाइट। एक पॉइंट आपको बस याद रखना है, बैंड फॉर्म सिर्फ न्यूट्रोफिल में देखने को मिलती है और आपको इसमें देखने को नहीं मिलती, बेसोफिल और इयोसिनोफिल्स में देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप, ये सारा पार्ट याद करने वाला है बेसिकली, इसमें ना कुछ भी बताने वाला है नहीं, इसमें बस आप ये याद रख सकते हो, इसमें इयोसिनोफिल लगा देना आप, इसमें बेसोफिल लगा देना, बाकी ये वाली पार्ट चलेगा सेम तीनों में। बैंड फॉर्म सिर्फ न्यूट्रोफिल में होती है। अब हमने इसी के साथ एक बार प्लेटलेट वाला पार्ट भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगी हीमोपोइसिस। प्लेटलेट्स की सिंथेसिस को हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस में क्या होता है, अगेन हर चीज बनती स्टेम सेल से ही है। स्टेम सेल से ना मेगा कैरियोसाइट्स बनते हैं, मेगा कैरियोब्लास्ट। हमेशा जो इनिशियल सेल्स होते हैं ना वो ब्लास्ट सेल्स होते हैं। ब्लास्ट सेल्स डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की और डिफ्रेंशिएट करने की। तो मेगा कैरियोब्लास्ट से क्या बनता है, प्रो मेगा कैरियोसाइट। ये वाला पार्ट में ना ऑलमोस्ट सेम ही होगा जैसा अपन ने उसमें देखा था न्यूट्रोफिल्स वाले में। मेगा कैरियोसाइट के बाद क्या बनता है, प्रो मेगा कैरियोसाइट। उसके बाद बनता है ग्रेनुलर मेगा कैरियोसाइट। इसमें ना ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट्स के अंदर। ये पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी जस्ट 5 मिनट में, जब हम डिस्कस करेंगे हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस में डिफरेंस होता है। होम्योस्टेसिस हमने जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ा था, जो कि था इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना। हीमोस्टेसिस होता है ब्लड का कोगुलेशन वाला पार्ट, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं, मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रो मेगा कैरियोसाइट, ग्रेनुलर मेगा कैरियोसाइट, मैच्योर मेगा कैरियोसाइट और लास्ट में बनता है प्लेटलेट। हमने आरबीसीज में एक चीज देखी थी कि जो प्रो नॉर्मोब्लास्ट था उससे जब आरबीसीज बन रहे थे, बीच में जो स्टेजेस हैं, हर एक में जो सेल का जो साइज था वो डिक्रीज हो रहा था। प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स में ना यहाँ तक सेल का साइज इंक्रीज होता है मेगा कैरियोसाइट तक, यानी कि ये सेल्स इतने हैं, ये सेल का साइज ना इंक्रीज होता जाएगा और लास्ट में जो मेच्योर मेगा कैरियोसाइट होगा वो ये होगा। इसके बाद जब प्लेटलेट्स बनते हैं ना, प्लेटलेट्स के जो प्लेटलेट्स बनते हैं वो इसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता, ये टूट जाता है अलग अलग छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इस तरीके से। उस पार्ट को हम, इस एक चीज को हम प्लेटलेट कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट। ठीक है, इस तरीके से बनते हैं प्लेटलेट्स। डिफरेंस क्या है, आरबीसीज में धीरे धीरे जब सेल्स मैच्योर हो रहे हैं तो सेल साइज डिक्रीज हो रहा है, थ्रोम्बोपोइसिस में सेल साइज इंक्रीज होता है और लास्ट वाली स्टेज में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं मैच्योर मेगा कैरियोसाइट से फ्रेगमेंट हो जाते हैं। आप कह सकते हो इस वाली पार्ट्स के छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स बन जाती हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ये पार्ट कंप्लीटली ना क्रैमिंग वाला पार्ट है, ये आप देख लेना, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस, इसमें कैसे बेसोफिल्स बन रहे हैं, कैसे इयोसिनोफिल्स बन रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ अल्टरेशंस देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स कब इंक्रीज हो सकते हैं, कब डिक्रीज हो सकते हैं। तो जितने भी ना, इसमें आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जैसे न्यूट्रोफिल है तो इसमें अगर फिलिया वाला पार्ट आता है इसका मतलब होता है इंक्रीज, और अगर पीनिया वाला पार्ट आता है उसको हम कहते हैं डिक्रीज। ये टर्म्स है, मतलब टर्मिनोलॉजी है। फिलिया का मतलब होता है इंक्रीज होना, पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो न्यूट्रोफिलिया मतलब इंक्रीज कब होंगे न्यूट्रोफिल्स, ये पार्ट ना हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना, बेसिकली पस फॉर्मिंग वाली जो इन्फेक्शंस होते हैं ना उनको एक कंट्रोल करना। तो न्यूट्रोफिलिया कब होगा, जब इन्फेक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि एक्यूट बैक्टीरियल, माइकोटिक और रिकेट्सियल इन्फेक्शंस में न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन, ये आप सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में देखोगे, इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिलिया हो जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, सेल मेडिएटर्स होते हैं जो कि सेलुलर इवेंट को गाइड करते हैं। कुछ ड्रग्स होती है जैसे कि एपिनेफ्रिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को इंक्रीज करते हैं। हम एक पॉइंट पढ़ेंगे एंडोक्राइन में, जो एक हार्मोन होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना,
मोस्ट ऑफ द केसेस में बोन मैरो का सप्रेशन करते हैं। बोन मैरो का सप्रेशन करने का क्या मतलब है, बोन मैरो जो भी सेल्स बनते हैं सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स बोन मैरो से ही बन रहे हैं ना, स्टेम सेल से, तो हर एक की सप्रेशन करते हैं। यानी कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है इम्यूनिटी को कम करते हैं। इम्यूनिटी को कम करने का मतलब ये जितने भी सेल्स हैं उन सबको डिक्रीज कर देंगे, यानी पीनिया वाला सिचुएशन को कॉज करते हैं सारे के सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बट एक पॉइंट याद रखो, न्यूट्रोफिल्स जो है, न्यूट्रोफिल्स के केसेस में जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये न्यूट्रोफिलिया करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बाकी सब सेल्स को डिक्रीज करेंगे। अभी हम जब इओसिनोफिल्स बेसोफिल्स वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो किस किस केस में और न्यूट्रोफिलिया देखने को मिलता है, वही इन्फ्लामेशन वाले जितने भी सिचुएशंस होंगी। एसीटीएच हार्मोन न्यूट्रोफिलिया कोज करवाता है, ठीक है। ब्लड डिसीजेज में बेसिकली आपको ना दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इन्फेक्शन वाला पार्ट और इन्फ्लामेशन वाला पार्ट। इन दोनों केसेस में न्यूट्रोफिलिया होता है। अब पीनिया कब होगा, कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, इन सेल्स की लाइसिस करती हैं, जैसे कि क्लोरमफेनिकोल, फिनाइल ब्यूटाजोन और फेनिटोइन। ये अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पोर्शन। ये वाली जो ड्रग्स हैं ये न्यूट्रोपीनिया कोज करवाती है। ये सारा पोर्शन एक्चुअली मेनली सेकेंड ईयर वाला है। मेन पार्ट आपको क्या याद रखना है, ए प्लास्टिक अनीमिया। ए प्लास्टिक अनीमिया हमने देखा था ना, बोन मैरो को जो रेडिएशंस होते हैं, ये वाला पॉइंट आप हर टाइप की जितने भी पीनिया वाली सिचुएशंस है ना, ऑलमोस्ट हर एक में लिख सकते हो। रेडिएशंस क्या करेंगी, बोन मैरो की सप्रेशन। बोन मैरो की सप्रेशन होगी तो सारे सेल्स कम हो जाएंगे, न्यूट्रोपीनिया, इओसिनोपीनिया, बेसोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स में भी बेसोपीनिया, वो सारा पार्ट रेडिएशन। ये वाला पार्ट आप हर एक में लिख सकते हो, ए प्लास्टिक अनीमिया, बोन मैरो सप्रेशन भी लिख सकते हो इसको, या फिर ए प्लास्टिक बोन मैरो भी लिख सकते हो इसको, या एक्सरेज लिख सकते हो इसको, या रेडिएशंस, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स किस केस में कम हो जाते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शंस में और वायरल इन्फेक्शंस में। देखो इन्फेक्शंस भी ना तीन टाइप के हैं, पैरासिटिक है, वायरल है और बैक्टीरियल है। बैक्टीरियल वाले ना पस वाले इन्फेक्शंस होते हैं, जिस केसेस में अपने पास न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं। इन दोनों केसेस में अपने पास न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अगर आपको न्यूट्रोफिलिया न्यूट्रोपीनिया में पॉइंट लिखने हैं, तो न्यूट्रोफिलिया में आप दो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। और न्यूट्रोपीनिया में आप कौन कौन से पॉइंट्स लिखोगे, बोन मैरो एप्लेजिया या ए प्लास्टिक बोन मैरो, और पैरासिटिक इन्फेक्शंस एंड वायरल इन्फेक्शंस। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपरस्प्लेनिज्म, ये वाला पॉइंट, और ए प्लास्टिक अनीमिया वाला पॉइंट। ये दो पॉइंट आपके सारे टाइप के पीनिया में आएंगे। आपको पता है ना, स्प्लीन ग्रेवयार्ड है आरबीसी का, साथ में जितने भी डब्ल्यूबीसीज होते हैं ना, उनकी डेथ भी वहीं पे हो रही है, क्योंकि एक लिम्फेटिक ऑर्गन है स्प्लीन। तो जितने भी अपने पास डब्ल्यूबीसीज हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और ये अपने न्यूट्रोफिल्स, सबकी डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होती है। तो स्प्लीन का साइज इंक्रीज होना, इसको आप स्प्लीनोमेगैली भी लिख सकते हो। तो हर कंडीशन में ये, हर हाइपरस्प्लेनिक कंडीशन में पीनिया कॉज करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोपीनिया कौन कौन करवा रहा है, ए प्लास्टिक बोन मैरो, पैरासिटिक और वायरल इन्फेक्शंस एंड हाइपरस्प्लेनिज्म। और अपने पास न्यूट्रोफिलिया कौन कौन सी दो चीजें करवा रही थी, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। अब डिस्कस करते हैं इओसिनोफिलिया और इओसिनोफिलिया और इओसिनोपीनिया। इओसिनोफिल्स जो होते हैं ये हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। हेलमिंथिक इन्फेक्शन के लिए या पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं। यानी कि कोई भी वर्म वाला इन्फेक्शन होता है ना, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस, इन सब केसेस में इओसिनोफिल्स होते हैं जो इन वर्म्स को मारते हैं। अगर ये वर्म है तो इसके पास क्या करते हैं, इओसिनोफिल्स ना इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से। तो वर्म वाले इन्फेक्शंस में कौन सा सेल हेल्प करता है हमारा, इओसिनोफिल्स। बैक्टीरियल या पस फॉर्मिंग वाले इन्फेक्शंस में कौन हेल्प कर रहा था, न्यूट्रोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स किस में इंक्रीज होंगे, हेलमिंथिक इन्फेक्शंस में, और न्यूट्रोफिल्स किस में इंक्रीज होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज किस में हो रहे थे, इओसिनोफिलिक वाले इन्फेक्शंस में, यानी कि पैरासिटिक और वायरल इन्फेक्शंस में, ठीक है। इसके बाद एलर्जिक डिजीजेस में अपने पास इओसिनोफिल्स का रोल होता है। इसके बाद इओसिनोपीनिया किसके कारण होता है, ये पार्ट मैंने बताया था ना आपको, ग्लूकोकॉर्टिकोइड वाला।
कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं इम्यूनिटी को डिक्रीज करते हैं, सारे सेल्स का पीनिया करवाते हैं एक्सेप्ट न्यूट्रोफिल्स। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं अपने पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये अपने पास न्यूट्रोफिल्स तो इंक्रीज करवाते हैं, सिर्फ न्यूट्रोफिल्स को ही इंक्रीज करवाते हैं, बाकी जितने भी हम सेल्स देखेंगे अभी, चाहे वो इयोसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं या लिम्फोसाइट्स भी, इनफैक्ट इन सभी को डिक्रीज करवाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके बाद कशिंग सिंड्रोम। अब कशिंग सिंड्रोम में क्या है, कशिंग सिंड्रोम में ये वाली कंडीशन ही तो है। कशिंग सिंड्रोम में होता क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज होते हैं ना, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा सारा। ये हम सारा एंडोक्राइन में भी दोबारा डिस्कस करेंगे, जब हम कशिंग सिंड्रोम डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको वहाँ पे भी ये पॉइंट बताऊंगा दोबारा कि वहाँ पे इयोसिनोपिनिया हो जाता है इस कंडीशन में, बेसोपिनिया हो जाता है और न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। अगेन ए प्लास्टिक अनीमिया वाला पार्ट आप हर टाइप की पीनिया में यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे 5th पॉइंट हाइपरस्प्लीनिज्म भी लिख सकते हो। ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड एग्रेनुलोसाइटोसिस। आप यहाँ पर भी ड्रग्स का नाम अगर आपको याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हो ड्रग इंड्यूस्ड न्यूट्रोपीनिया। ठीक है, बेसिकली आपको ना शीट ही भरनी है ना, तो अब जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखोगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं इयोसिनोपीनिया वाले और इयोसिनोफीलिया वाले। ठीक है, ज़्यादा आपको सारे पॉइंट्स नहीं याद करने, जितने आप याद कर सकते हो बढ़िया बात है, बट मेन से जो मैंने आपको बताया ना वो याद रखना। टीचर बस यही देखता है आपने वो 2 कैरेक्टरिस्टिक वाले पॉइंट लिखे हैं या नहीं लिखे। नेक्स्ट आता है बेसोफिलिया एंड बेसोपिनिया। बेसोपिनिया में अगेन कॉर्टिसोल एंड कशिंग सिंड्रोम वाला पार्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे हाइपरस्प्लीनिज्म भी लिख सकते हो, ए प्लास्टिक बोन मैरो भी लिख सकते हो, ये वाला पार्ट हर जगह आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्यों होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है तो सेल्स की लाइसिस जल्दी होती है, तो इस कंडीशन में भी बेसोपिनिया देखने को मिलता है। अब बेसोफिल्स आपको एक पार्ट पता होगा, बेसोफिल्स का जो मेन रोल होता है किसमें होता है, एलर्जी में। किसके साथ होता है, आईजीई के साथ। ये वाला पार्ट हम इम्यूनिटी में डिस्कस करेंगे। अभी तक 3 पार्ट हमने इम्यूनिटी वाले पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। एक न्यूट्रोफिल्स वाला जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इंपॉर्टेंट होता है, एक इयोसिनोफिल्स वाला जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस में इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक बेसोफिल्स जो एलर्जी में इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी एलर्जी होगी तो क्या होगा, बेसोफिलिया। इसके बाद पॉलीसाइथीमिया के केस में भी, पॉलीसाइथीमिया में क्या हो रहा है, बेसिकली प्राइमरी जो पॉलीसाइथीमिया होती है ना, पॉलीसाइथीमिया वीरा जिसको हमने अभी अभी डिस्कस करा है, प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, उसको हम ना पॉलीसाइथीमिया वीरा भी कहते हैं। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में सिर्फ आरबीसी ही इंक्रीज नहीं होते, आरबीसी के साथ साथ ना कुछ डब्ल्यूबीसीज भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में भी बेसोफिलिया दिख सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लिम्फोसाइटोसिस या लिम्फोसाइटोपिनिया। इसमें ना हम लिम्फोपिनिया नहीं कहते, लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। लिम्फोसाइटोसिस का मतलब भी वही होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। इसमें पीनिया ही कहते हैं, बट एक टर्म एक्स्ट्रा लग जाती है साइट वाली, क्योंकि इनमें लिम्फोसाइट्स आता है। ठीक है, तो साइट वाली टर्म के कारण यहाँ साइटोसिस लिखते हैं, इसमें साइटोपिनिया लिखते हैं। इसमें फिलिया वर्ड यूज नहीं होता, फिलिया वर्ड इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स में यूज होता है। अब लिम्फोसाइटोसिस क्यों हो सकता है, लिम्फोसाइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट जो मेन कारण होता है ना, वो होता है कैंसर। इसके कैंसर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कैंसर में क्या होता है, इसके बड़े सारे टाइप्स होते हैं, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, इसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। अपने को डिटेल वो नहीं करना, वो वाला पार्ट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस केसेस में क्या होगा, लिम्फोसाइटोसिस। और पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी मतलब स्प्लीन हटा दोगे तो लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा। हाइपर स्प्लीनिज्म हो जाएगा तो लिम्फोसाइटोपिनिया। इसमें भी आप ए प्लास्टिक बोन मैरो लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद बहुत कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है एड्स हिपेटाइटिस। एड्स और हिपेटाइटिस क्यों, एड्स जो है स्पेसिफिकली लिम्फोसाइट्स को, मोर स्पेसिफिकली अपने ये टी वाले जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनको अफेक्ट करती है, इनको अफेक्ट करती है तो लिम्फोसाइटोपिनिया होगा। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड वाला पॉइंट आप हर पार्ट में लिख सकते हो एक्सेप्ट न्यूट्रोफिल, जिसमें न्यूट्रोफिलिया होता है। ठीक है, इसके बाद SCID लिख सकते हो आप, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली लिम्फोसाइटोपिनिया में आपको जोन से पॉइंट्स आसान से हैं, एक तो ए प्लास्टिक वाला, ए प्लास्टिक बोन मैरो वाला,
एक आप हाइपरस्प्लीनिज्म लिख सकते हो, एक एड्स लिख सकते हो, एक SCID लिख सकते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला पॉइंट। ये पॉइंट तो आई गेस आपको याद रहेंगे ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है लिम्फोसाइटोपिनिया में। और लिम्फोसाइटोसिस मैंने जैसे आपको बताया कैंसर वाला पार्ट है, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी वाला पार्ट है, ये पार्ट्स आप लिख सकते हो। एक बार इसकी रीडिंग ले लेना इस पार्ट की, ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। शॉर्ट नोट भी आ जाता है उसके ऊपर कि आपको बेसोफिल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो उसमें ना आपको ये पार्ट काफ़ी हेल्प करेगा मार्क्स ऑब्टेन करने में। इसके बाद प्लेटलेट स्टार्ट करते हैं। प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट होता है 3 लाख, अबाउट 3 लाख होता है। रेंज होती है इसकी 2 लाख से 5 लाख तक। ये पर क्यूबिक mm है, पर mm³ ऑफ ब्लड में है। लाइफ स्पान आपको इसका याद रखना है 10 डेज, ये पार्ट नहीं भूलोगे आप, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डेज का लाइफ स्पान, ये आपका सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा यूज होगा, 10 डेज वाला पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को आपको याद रखना है। हमने आरबीसी का क्या पढ़ा था, आरबीसी में कितने था 120 डेज। लाइफ स्पान प्लेटलेट्स का कितना है, सिर्फ 10 डेज। ठीक है, फंक्शंस, ये पार्ट आपका 10 ईयर्स में है। क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्लेटलेट्स के, हीमोस्टेसिस करवाता है, ब्लड क्लोटिंग में, क्लोट रिट्रैक्शन में, फेगोसिटिक एक्शंस भी होते हैं इसका, और थोड़ा बहुत स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन। हमने डिस्कस करा था ना अभी, ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट्स में, जब हमने थ्रोम्बोपोइसिस कर रहे थे कि ग्रेन्युलर मेगा कैरियोसाइट कह रहे थे, तो ग्रेन्यूल्स वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे अभी। ग्रेन्यूल्स ना इनमें 2 टाइप के होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनका बेसिकली कॉम्पोजिशन क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं भूलने। एक है VWF, वॉन विलेब्रेंड फैक्टर। ये मैं आपको ना मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले ग्रेन्यूल्स के कंटेंट बता रहा हूँ जो आपको याद रखने ही रखने हैं, मतलब ये मिनिमम है। इसके बाद ADP, सीरोटोनिन, ये आपको एटलीस्ट याद रखना है। ये वाले जो 3 फैक्टर्स हैं, ADP, सीरोटोनिन, वॉन विलेब्रेंड फैक्टर, ये पार्ट आपको एटलीस्ट याद रखना है जो इसका ग्रेन्यूल्स का कंटेंट होता है। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपको याद नहीं रखने, ये 3 एटलीस्ट याद रखना आप। इसमें आप कैल्शियम भी ऐड कर सकते हो, कैल्शियम भी सिक्रीट करते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली रोल है इसका प्लेटलेट्स का। ये सारे के सारे पॉइंट्स जितने भी है ना, अभी जस्ट हम 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं हीमोस्टेसिस डिस्कस करना। सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे कि किस तरीके से प्लेटलेट्स हेल्प कर रहे हैं हीमोस्टेसिस में, ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड रिट्रैक्शन में। सारी टर्म्स को ना हम डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे कि कैसे होता है ये सारा पार्ट। ठीक है, इससे पहले ना एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं प्लेटलेट्स का कि थ्रोम्बोसाइटोसिस कब होता है, थ्रोम्बोपिनिया कब होता है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कब होती है, इसका तो आपको एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल याद होगा कि प्लेटलेट्स कब कम हो जाते हैं, डेंगू में। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब पर्टिकुलर जो इन्फेक्शंस होते हैं जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। एक आप डेंगू याद रखोगे, डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। वही स्प्लीन वाला पॉइंट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। एप्लास्टिक अनीमिया या बोन मैरो सप्रेशन वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और या इरेडिएशन ऑफ बोन मैरो, ये वही सेम पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सेम पॉइंट्स हैं। कीमोथेरेपी या रेडिएशंस, इनको आप अलग अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, वैसे बेसिकली एक ही पॉइंट है। HIV इन्फेक्शन में भी थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं, यानी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ड्रग्स होती हैं जो स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स पे एक्ट करते हैं, जिनको हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स कहते हैं। तो वो सारी ड्रग्स क्या करेंगी, प्लेटलेट्स को कम कर देंगी। ये वाला पार्ट आप याद रख सकते हो। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना परप्यूरा, परप्यूरा में हमने क्या कहा था, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है यानी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, तो परप्यूरा भी यूज़ कर सकते हो, परप्यूरा में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। इसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स इंक्रीज कब कब होंगे, ब्लड लॉस में। एक्यूट ब्लड लॉस में क्या होता है, प्लाज्मा कम हो जाता है। प्लाज्मा कम होने के कारण ऐसा लगता है कि जो प्लेटलेट्स है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, एक्चुअली प्लेटलेट सेम ही है, प्लाज्मा कम होने के कारण ऐसा लगता है कि प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गए हैं रिलेटिवली। ठीक है, इसके बाद कुछ माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीजेज होती हैं, मतलब ये ना कैंसर वाले डिजीजेज हैं, जैसे कि CML हो गया, हमने पढ़ा था ना क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, जिसमें हमारे पास
लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो रहे थे, उसी कंडीशन में थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी में इंक्रीज हो जाते हैं प्लेटलेट्स, स्प्लीनेक्टोमी वाला पॉइंट लिख सकते हो। अगर हाइपर स्प्लीनिज्म है तो कम हो जाएंगे, स्प्लीनेक्टोमी या फिर स्प्लीन हटा दिया तो इंक्रीज हो जाएंगे। सर्जरी के बाद प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसीज ना हो, तो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि सर्जरी के बाद वो प्लेटलेट काउंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है। तो ये प्लेटलेट्स के ऊपर है। ये भी अगेन टोटल पार्ट क्रैमिंग वाला ही है, जिसमें से तीन चार जो पॉइंट्स हैं ना जो आप समझ सकते हो, जैसे ए प्लास्टिक बोन मैरो वाला पॉइंट है, स्प्लीन वाला पॉइंट है, रेडिएशंस वाला पॉइंट है, या इन्फेक्शंस वाला पॉइंट है, या कुछ ड्रग्स वाला पार्ट है, वो मैंने आपको बताया। बाकी इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, वेरिएशंस जो है प्लेटलेट्स की। ये स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये RH वाला जो पार्ट है ना, RH कंपेटिबिलिटी वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हीमोस्टेसिस स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे रिलेटेड अबाउट 7-8 क्वेश्चंस आपको पास्ट ईयर्स में 10 ईयर्स में दिए हुए हैं। तो नॉर्मल हीमोस्टेसिस में ना, सबसे पहले मैं ओवरव्यू बता देता हूँ आपको कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है, लेट करते हैं ये अपनी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल को कोई ट्रॉमा हुआ या इंजरी हुई, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है ना, इसमें सेल्स होते हैं जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं। एंडोथीलियम रप्चर या एंडोथीलियम में कोई डिफेक्ट हो गया, जिसके कारण ना एंडोथीलियम वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो गया, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन थी वो एक्सपोज हो गई। एक्सपोज हो गई मतलब ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गई। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होता है, कोलाजन। और कुछ हमने एक बात डिस्कस करी थी वॉन विलेब्रेंड फैक्टर वाली। वॉन विलेब्रेंड जो फैक्टर होता है प्लेटलेट्स के अलावा एंडोथीलियम पे भी एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एंडोथीलियम में जैसे कोलाजन एक्सपोज होता है ना, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पे आना स्टार्ट कर देते हैं और इस कोलाजन पे चिपकना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमारी बॉडी में जैसे कुछ ट्रॉमा हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, सबसे पहला मैकेनिज्म क्या होता है, न्यूरल मैकेनिज्म्स जो होते हैं ना, हम CNS में पढ़ेंगे। फास्टेस्ट मेथड होता है जो कि हमारी बॉडी में कोई भी चेंज होता है उसको, मतलब फास्टेस्ट फीडबैक सिस्टम है ये हमारी बॉडी का। तो सबसे पहले जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो न्यूरोनल सिस्टम एक्टिवेट होता है और यहाँ पे वेसो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन के कारण ब्लड वेसल क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये बहुत ट्रांजिएंट टाइम के लिए होता है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होता है। अगर सेकेंडरी मैकेनिज्म्स नहीं होंगे तो अकेला वेसो कंस्ट्रिक्शन कुछ नहीं कर सकता। बट आपको एक पार्ट याद रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्स न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म्स स्टार्ट होते हैं जो कि आर्टीरियल वेसो कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट करवाते हैं। वेसो कंस्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, ब्लीडिंग टेम्परेरीली टाइम के लिए तो रुक जाएगी। इसके बाद फर्दर मैकेनिज्म्स स्टार्ट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको हीमोस्टेसिस करने में। हीमोस्टेसिस का क्या मतलब होता है, हीमोस्टेसिस की ना एक क्लासिकल डेफिनेशन है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स। ये डेफिनेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। एग्जैक्ट ये डेफिनेशन लिखना, ये क्लासिकल डेफिनेशन है हीमोस्टेसिस की, स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स। और आई गेस बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल हीमोस्टेसिस स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल हीमोस्टेसिस में क्या है, सबसे पहले हमने देखा था न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं। न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म स्टार्ट होने के बाद फर्दर क्या होगा, अब सेकेंडरी मैकेनिज्म स्टार्ट होंगे। सेकेंडरी मैकेनिज्म्स में क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन के बाद हीमोस्टेसिस स्टार्ट होती है। हीमोस्टेसिस के बिना दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगी जो कि कम टाइम के लिए होती है, उसके बाद सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होगी। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या हो रहा है, इसमें प्लेटलेट्स आते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, वेसो कंस्ट्रिक्शन हुई थी। वेसो कंस्ट्रिक्शन के बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स आना स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था ना, प्लेटलेट्स आ रहे हैं, वो कोलाजन के ऊपर चिपकना स्टार्ट करते हैं। वो पार्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लेटलेट्स आते हैं, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट प्लग बना लेते हैं। जैसे अपने पास ये एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल है, यहाँ पे अपने पास एक्सपोज हुआ था। इसके बाद प्लेटलेट्स आए। प्लेटलेट्स ना तीन चीज़ें शो करते हैं। सबसे पहले
प्लेटलेट्स यहाँ पे चिपक जाएंगे, जिस पार्ट को हम कहते हैं एडहेशन। उसके बाद क्या होगा एडहेशन के बाद, और प्लेटलेट्स इस प्लेटलेट के ऊपर चिपक जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। ठीक है, तो दो पार्ट्स होते हैं प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स एडहेशन शो करते हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन शो करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स आएंगे कोलाजन के ऊपर चिपक जाएंगे, उसके बाद और प्लेटलेट्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो इस पार्ट को हम कहते हैं एडहेशन और एग्रीगेशन। इसके बाद क्या होता है, इन प्लेटलेट की एडिशन और एग्रीगेशन से क्या होती है, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो एक्टिवेट होने के बाद उनके अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, उन ग्रेन्यूल्स से ना कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होने लगते हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे, जैसे वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है, सीरोटोनिन है और कैल्शियम है, ये सारे पार्ट्स सिक्रीट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं ब्लड में, जिसको हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कहते हैं, फाइब्रिन डिपोजिशन। ये कैसे होता है, कोगुलेशन कास्केड की वजह से। कोगुलेशन कास्केड कैसे चालू हुआ, जो प्लेटलेट्स ने फैक्टर्स सिक्रीट करे थे। अभी ना आप इसको समझ लो, मैं आपको ना इसको डिटेल में फ्लो चार्ट बताऊंगा, आपको वो फ्लो चार्ट लिखना है बस। तो कोगुलेशन कास्केड चालू हो जाएगा, जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है हम इसको डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस कहते हैं। हमने बताया था ना, फर्स्ट जो हीमोस्टेसिस था ट्रांजिएंट टाइम के लिए था, ट्रांजिएंट टाइम के लिए मतलब टेम्परेरी हीमोस्टेसिस थी ये। ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए था। ठीक है, ये किस वजह से था, हमने बताया था अभी, कोलाजन एक्सपोजर हुआ था बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसके कारण प्लेटलेट्स चिपके थे। अगर ये एक्सपोजर ना होता तो चिपकते नहीं। इसके बाद वॉन विलेब्रेंट फैक्टर था किसके ऊपर, डैमेज्ड एंडोथेलियम के ऊपर। ये पार्ट आपको याद रखना है। तो बेसिकली आपको स्टोरी क्या चीज़ है, मैं आपको ना स्टोरी बताता हूँ इसमें, मतलब बेसिकली स्टोरी क्या पढ़ी हमने। सबसे पहले क्या हुआ, एंडोथेलियम इंजर हुई। एंडोथेलियम की जो इंजरी हुई, इसके कारण क्या हुआ, कोलाजन जो था बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ये एक्सपोज हो गया, जिसके ऊपर प्लेटलेट्स चिपक गए। प्लेटलेट्स की एडेशन हुई, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हुई, इसके बाद प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन हुई। प्लेटलेट्स की एक्टिवेशन होने के बाद क्या हुआ, इसने कुछ ग्रेन्यूल्स सिक्रीट करे, ग्रेन्यूल्स का कंटेंट सिक्रीट करा, जिसने क्या एक्टिवेट करा। अच्छा, अब यहाँ पे इस पार्ट में क्या हुआ था, इस पार्ट में प्लेटलेट एग्रीगेशन वाले पार्ट में एक प्लेटलेट का ना प्लग बन गया था। प्लेटलेट प्लग का मतलब, जैसे वेसल है, सबसे पहले तो वेसो कंस्ट्रक्शन हुई थी, वेसो कंस्ट्रक्शन के बाद जो यहाँ एक्सपोजर हुआ था ना, यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए। इस पार्ट को हमने क्या कहा है, प्लेटलेट प्लग, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम पार्ट आपका पैथो में भी आएगा, सेम पार्ट आपका फार्मा में भी आएगा। इस पार्ट को अभी क्लियर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। प्लेटलेट प्लग बन गया, प्लेटलेट प्लग बनने के बाद प्लेटलेट्स की जो एक्टिवेशन हुई है, जिससे ग्रेन्यूल्स रिलीज हुए हैं, उससे क्या स्टार्ट होता है, कोगुलेशन कास्केड। अभी कोगुलेशन कास्केड है ना, ये फाइब्रिन बनाता है। ये पार्ट अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोगुलेशन कास्केड वाला। अब जो फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन जो डिपोजिशन होती है, इस पार्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस डेफिनेटिव हीमोस्टेसिस भी होती है, जो सिर्फ प्लेटलेट की एग्रीगेशन हुई थी ना, इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे फाइब्रिन की डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है। फाइब्रिन की डिपोजिशन का मतलब, अब यहाँ पे कुछ फाइबर्स डिपॉजिट हो जाएंगे, जो इसको कंप्लीटली सील कर देंगे। हमने प्लेटलेट्स के जब फंक्शन पढ़ा था ना, हीमोस्टेसिस में रोल होता है, प्लेटलेट के एग्रीगेशन में रोल होता है, प्लेटलेट प्लग में रोल होता है, क्लोट बनाने में रोल होता है। प्लेटलेट्स के जो भी हमने सारे फंक्शंस पढ़े थे, वो सारे फंक्शंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होगा फाइब्रिन का। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के बाद क्या होता है, क्लोट रिट्रैक्ट करता है। ये वाला पार्ट ना अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इससे आप मेनली ना पहले स्टोरी समझ लो, स्टोरी क्या है। इसके बाद क्लोट रिट्रैक्शन हो रहा है। क्लोट रिट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे आप अज्यूम करो ये ना आपकी स्किन है, ठीक है, स्किन के ऊपर ना लेट करो यहाँ पे ब्लीडिंग हुई थी, लेट कर लो यहाँ पे ब्लीडिंग हुई थी, तो ब्लीडिंग होने के बाद यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बन गया था। पहले प्लेटलेट प्लग बनने के बाद फाइब्रिन की डिपोजिशन हो गई थी। अब क्या होता है, क्लोट जो होता है ना, छोटा होना स्टार्ट होता है। छोटा होने का मतलब, ये साइज में श्रिंक करेगा,
श्रिंक करने वाले पार्ट को हम कहते हैं क्लोट रिट्रैक्शन। ये छोटा हो जाएगा, इसके ऊपर एक स्कैब बन जाता है, स्कैब जो बन जाता है और थोड़ा सा ना कुछ लिक्विड बाहर आता है क्लोट रिट्रैक्शन के टाइम पे। उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे? आप सोच के बताओ, प्लाज्मा या सीरम? आप चैट बॉक्स में लिखो उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा या सीरम? मैं वेट करता हूं। गेस करो, प्लाज्मा होगा या सीरम? कोगुलेशन हो रही है, परफेक्ट शुभांगी, परफेक्ट। सीरम क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें क्लोटिंग हो चुकी है। क्लोटिंग हो चुकी है का मतलब क्लोटिंग फैक्टर्स खत्म हो चुके हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स खत्म हो गए तो सीरम। तो जो ये लिक्विड बाहर आता है ना क्लोट रिट्रैक्शन के टाइम पे, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, इसी को हम सीरम कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट था हमारा कोगुलेशन वाला। एंडोथेलियल इंजरी हुई, कोलाजन एक्सपोज हुआ, प्लेटलेट चिपक गए, प्लेटलेट एग्रीगेट हो गए, एक्टिवेट होने के बाद ग्रेन्यूल्स आए, ग्रेन्यूल्स आने के बाद कोगुलेशन कास्केड एक्टिवेट हुआ। अब पढ़ते हैं कोगुलेशन कास्केड में क्या हो रहा है। अब जो ये कोगुलेशन कास्केड होता है ना, ये दो तरीके से चलता है, या तो होगा इंट्रिंसिक पाथवे या होगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसमें आपको ना ज्यादा डिटेल्स नहीं देखनी, आप डायरेक्ट ना फ्लो चार्ट याद करोगे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या है, कुछ ट्रॉमा हुआ था ब्लड वेसल का, कोलाजन एक्सपोज हुआ था, कुछ फैक्टर सिक्रीट हुए थे। जो टिश्यू फैक्टर है ना, यहाँ पे टिश्यू फैक्टर आया, टिश्यू फैक्टर ने क्या एक्टिवेट करा, फैक्टर 12 को इनटू द फैक्टर 12 ए। इस ए का क्या मतलब होता है, एक्टिवेटेड, यानी कि फैक्टर 12 को एक्टिव किसने करा है, टिश्यू फैक्टर ने। और टिश्यू फैक्टर कहां से आया, ये वही टिश्यू फैक्टर है जो कि अपने पास ग्रेन्यूल्स में होता है, प्लेटलेट्स के। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के ग्रेन्यूल एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू फैक्टर। ठीक है, जो मैंने आपको लिस्ट बताई थी ना, वो वॉन विलेब्रेन फैक्टर, उसमें इसको भी ऐड कर लेना और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना टिश्यू फैक्टर, जिसके कारण अपनी कोगुलेशन स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और टिश्यू फैक्टर ने क्या किया, इसको एक्टिवेट कर दिया कोगुलेशन पाथवे को। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है ना, ये 11 को एक्टिवेट करेगा। 11th जो एक्टिवेटेड फैक्टर है ये 9th को एक्टिवेट करेगा। 9th जो एक्टिवेटेड फैक्टर है ये विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 3, कुछ फॉस्फोलिपिड्स, कुछ फैक्टर 8 और कैल्शियम, इन सब के साथ क्या करेगा, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा इनटू द एक्टिवेटेड फैक्टर 10। ये पार्ट था हमारा सारा इंट्रिंसिक पाथवे का। मैं दोबारा से शॉर्ट करता हूँ। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हुआ है, बेसिकली ट्रॉमा होने के कारण ब्लड को 12th फैक्टर एक्टिवेट हुआ, 12th ने 11th को एक्टिवेट किया। आप इसको अगर सीरीज में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में, 12 ने 11 को एक्टिवेट करा, 11 ने 9 को एक्टिवेट करा। अब 9 के अंदर और कौन कौन ऐड हुए, एक तो 8th ऐड हुआ, एक 3rd ऐड हुआ और कैल्शियम। कैल्शियम ऑलमोस्ट ना हर पार्ट में यूज होता है, कैल्शियम को आप कहीं पे भी लिख सकते हो। तो टीचर को वैसे भी नहीं पता होता, खुद भी नहीं पता होता टीचर को कि कैल्शियम कहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद कैल्शियम ऐड हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली फैक्टर 10 एक्टिवेट हो जाएगा। जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है ना, अपने को यहाँ तक स्टोरी को पहुंचाना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी काम करेगा ना वो यही पार्ट करेगा, एक्टिवेटेड फैक्टर 10। ठीक है, इसके बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में अपना टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ था, जो उस फैक्टर ने किसको एक्टिवेट करा, फैक्टर 7 को। फैक्टर 7 जब एक्टिवेट हुआ ना, फैक्टर 7 एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेटेड फैक्टर 7 बनाता है। अब क्या होता है, जो एक्टिवेटेड फैक्टर 7 होता है ये फैक्टर 3 के साथ, फैक्टर 3 कुछ भी नहीं है, जो टिश्यू फैक्टर है ना, टिश्यू फैक्टर को ही हम फैक्टर 3 कहते हैं। मैं भी आपको थोड़ी देर में इसके बाद जस्ट एक लिस्ट दूंगा, एक ट्रिक भी बता दूंगा उसको याद करने की, बहुत आसान है। आपको 1 से लेकर जो 12 13 तक जितने भी सारे फैक्टर्स हैं ना, वो सारे याद हो जाएंगे। तो जो 3rd फैक्टर है, 3rd फैक्टर को ही हम, जो 3rd कोगुलेशन फैक्टर होता है उसी को हम टिश्यू फैक्टर कहते हैं। अब जो ये फैक्टर 7A है और जो टिश्यू फैक्टर है या फैक्टर 3 है, ये दोनों मिलकर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम और बनाते हैं फैक्टर 10A। अगर शॉर्ट में बताऊं आपको, तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे था उसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा था, जो फैक्टर 9 आया था विद एक्टिवेटेड वाला, फैक्टर 8 आया था एक्टिवेटेड वाला विद कैल्शियम, और थर्ड अगेन वो ये टिश्यू फैक्टर, इन चारों ने मिलकर क्या करा था,
10 को एक्टिवेट करा था 10A में। इंट्रिंसिक वाले पाथवे में क्या हो रहा है, 7 आ रहा है एक्टिवेटेड विद टिश्यू फैक्टर विद कैल्शियम। ये तीन चीजें मिलके एक्टिवेट कर रही है फैक्टर 10 को। ये समरी है मेन कोगुलेशन कास्केड की, कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है, फैक्टर 8 आ रहा है, फैक्टर 9 आ रहा है और फैक्टर 3 आ रहा है विद कैल्शियम। ये चारों मिलके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर रहे हैं। जबकि इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ सिर्फ तीन मेन चीजें हैं, फैक्टर 7A विद टिश्यू फैक्टर या फिर फैक्टर 3 विद कैल्शियम। ये तीनों मिलके एक्टिवेट किसको कर रहे हैं, फैक्टर 10 को इनटू फैक्टर 10A। अब ये सारी कहानी होने के बाद एक्टिवेटेड फैक्टर 10 आ गया अपने पास। अब जो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 है ना, इसके साथ कुछ और फैक्टर्स एडअप हो जाते हैं, जैसे कि फैक्टर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और कैल्शियम। अब ये तीनों मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर नाम से पता चल रहा है ना, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देता है इनटू द थ्रोम्बिन इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। और ये थ्रोम्बिन क्या करते हैं, ये एक तरीके का ना एंजाइम होता है जो कि फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन के फाइबर्स में। फाइब्रिनोजन जिसमें भी ना ओजन लगता है ना, ये वाला पार्ट मतलब होता है इसका, या किसी के आगे प्रो लग जाए या किसी के पीछे ओजन लग जाए, इनका मतलब होता है ये वीक फैक्टर्स हैं, मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स हैं जो कि अब किस में एक्टिवेट हो रही है, फाइब्रिन में। तो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, एक्सट्रिंसिक पाथवे से और इंट्रिंसिक पाथवे से अल्टीमेटली अपने पास ना फैक्टर 10 एक्टिवेट हो रहा है। फैक्टर 10 एक्टिवेट होने के बाद इसमें फैक्टर 5 और कैल्शियम मिलकर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहे हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन से फिर फाइब्रिन बनता है, जो कि हमने डिस्कस करा था, जो अपना ने प्लेटलेट प्लग बनाया था ना, प्लेटलेट प्लग के ऊपर फाइब्रिन डिपोजिशन हो रहा था, वो यही चीज है, फाइब्रिन के फाइबर्स डिपॉजिट होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा अभी, ब्लीडिंग को हमने कैसे रोका। ब्लीडिंग अगर कहीं पे बॉडी में हो रही है, मतलब या कोई ट्रॉमा हुआ है या इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही है, तो उसको रोकने वाला हमने मैकेनिज्म पढ़ा, जिस पार्ट को हम कहते हैं हीमोस्टेसिस या स्पॉन्टेनियस अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग बाय फिजियोलॉजिकल मींस। इसमें कौन कौन हेल्प कर रहा है, हमारी प्लेटलेट्स। इसके बाद जब फाइब्रिन बन गया ना, इसके बाद अपना क्या प्रोसेस होता है, फाइब्रिन बनने के बाद क्लॉट रिट्रैक्शन वाला, जो कि हम अभी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब क्लॉट रिट्रैक्शन हो गई, अब अपना क्लॉट रिट्रैक्शन होने के बाद ना ये हील हो जाता है। ये हीलिंग वाला पार्ट फर्स्ट ईयर में नहीं है, इस पार्ट को छोड़ दो आप। हील भी मतलब हीलिंग हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, ये वाला पार्ट आपको डिस्कस नहीं करना। बस अपने को अल्टीमेटली ये देखना है, क्लॉट रिट्रैक्ट हो गया, सीरम वहाँ से थोड़ा सा बाहर ऊज आउट हो जाता है और अपने ये ब्लीडिंग रुक गई। अब क्या होता है हमारी बॉडी में, अगर कोगुलेशन वाला पाथवे अनचेक रहे, अनचेक का मतलब रुके ना, तो ये ना कुछ एग्रीगेट्स बना लेता है, मास बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। थ्रोम्बस क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है, ये जो प्लेटलेट की जो एग्रीगेट्स थे ना, जिनके ऊपर फाइब्रिन डिपॉजिट हुआ हुआ था, इनका एक मास बन गया, जो कि अब ब्लड वेसल के अंदर ना फ्रीली घूम रहा है इधर से उधर। अब जो ये ब्लड वेसल के अंदर जो घूम रहा है ये थ्रोम्बस, ये क्या कर सकता है, अभी तो लेट कर लो, ये अपने पास एक इतनी बड़ी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस इतना सा बना था, अब ये आर्टरी डिवाइड करके कैपिलरीज वगैरह बन रही है, हो सकता है यहाँ पे अटक जाए। इसके अगर ये अटक जाएगा यहाँ पे, तो इसके बाद वाला जो एरिया होगा वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, वहाँ पे नेक्रोसिस होना चालू हो जाएगा, नेक्रोसिस होना चालू हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा, ये पार्ट डेड हो जाएगा। तो इस पार्ट को रोकने के लिए ना हमारी बॉडी के पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। एंटी क्लॉटिंग मैकेनिज्म चेक करता रहता है हमारी बॉडी का कि ओवर हीमोस्टेसिस तो नहीं हो रही, मतलब कोगुलेशन पाथवे ओवर एक्टिवेटेड तो नहीं है। तो ये वाला पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। अब आई गेस आपको समझ आ गया होगा प्लेटलेट्स वाला पार्ट। इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो, अगर ये पार्ट आपको समझ आ गया तो आगे चलते हैं। तो आई गेस कोई डाउट नहीं है आपको।
तो कोगुलेशन कास्केड में ना ये सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 1 से लेकर 13 तक। तो उनको याद करने के ना एक ट्रिक है, निमोनिक कह सकते हो। इसको याद कैसे रखोगे? फ्रेशर्स पार्टी टुनाइट, कम, लेट्स सिंग एंड कॉल सीनियर्स, प्लीज हैव फन। इसके जो फर्स्ट लेटर्स हैं एफ पी टी सी, ये सारे आपकी हेल्प करेंगे क्लोटिंग फैक्टर्स को रिमेंबर करने में। ये स्लाइड भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो जो फर्स्ट फैक्टर होता है उसको फाइब्रिनोजन कहते हैं, सेकंड को हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, थर्ड को थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर मैंने एक और नाम बताया था आपको, टिश्यू फैक्टर। ठीक है, फोर्थ अपने पास कैल्शियम होता है, फिफ्थ जो हमारे पास फैक्टर 10 एक्टिवेटेड फैक्टर 10 के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहा था, उस फैक्टर को हम कहते हैं लेबाइल फैक्टर या प्रो एक्सिलेरिन। प्रो एक्सिलेरिन आप याद रख सकते हो कि जो फैक्टर 10A था उसके अंदर जा रहा था ना फैक्टर 5 और कैल्शियम, ये तीनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना रहे थे। तो फैक्टर 10 को ना एक्सेलरेट करता है ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने के लिए। एक्चुअली जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होते हैं ना, इसके पास जो एंजाइम वाली एक्टिविटी होती है वो इससे आती है 10A से। फैक्टर 5 तो इस प्रोसेस को बस एक्सेलरेट करता है, इसीलिए हम फैक्टर 5 को ना प्रो एक्सेलरिन कहते हैं। और कैल्शियम तो आपको पता है हर जगह यूज होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कुछ भी नहीं है, एक्चुअली फैक्टर 10A ही है विद कैल्शियम। फैक्टर 5 तो बस इसको एक्सेलरेट करता है इस प्रोसेस को। फैक्टर जो 6 है ये अभी तक फाउंड नहीं हुआ, या हाइपोथेटिकल है, या नॉन एग्जिस्टेंट है। तो इसके लिए ना अपने पास निमोनिक में भी कोई पार्ट नहीं है, बस आप इसको 6 को याद रख लेना। जब भी आप इस निमोनिक को याद रखोगे तो 6 वाले पार्ट को एक ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद 7th को स्टेबल फैक्टर कहते हैं। 8th, ये दो फैक्टर्स अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 8 और 9 जब हम हीमोफीलिया डिस्कस करेंगे। 8th को कहते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। हीमोफीलिया ए होने से प्रिवेंट करता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, ये हीमोफीलिया बी होने से प्रिवेंट करता है, ये होता है फैक्टर 9। फैक्टर 9 को हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। इसके बाद फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, फैक्टर 11 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, या फिर इसको पीटीए भी बोलते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। इसके बाद फैक्टर 12 होता है जिसको हेजमेंस फैक्टर कहते हैं, या ग्लास फैक्टर, या सरफेस फैक्टर, या कॉन्टैक्ट फैक्टर, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसके बाद फैक्टर 13 होता है जिसको हम फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। ये लिस्ट आपसे ना बेसिकली कोई पूछेगा नहीं, आप याद रख सकते हो। ये दो फैक्टर आपको याद रखना है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं हीमोफीलिया, पास्ट 10 ईयर्स में भी है, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम वो एंटी क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स पढ़ते हैं जिनके कारण ओवर कोगुलेशन नहीं होता। सबसे पहला तो है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कैसे हेल्प करता है? ये अपने पास वेसल है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं क्लोटिंग चल रही है, तो यहाँ पे क्लोटिंग वाले फैक्टर्स सिक्रीट हो रहे हैं अभी। अब अगर ब्लड फ्लो चल रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो क्लोटिंग फैक्टर्स कुछ टाइम के बाद वॉश आउट हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। इस पार्ट में कोगुलेशन रुक जाएगा। कोगुलेशन रुक जाएगा तो थ्रोम्बस नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं ब्लड फ्लो को, कि अगर नॉर्मल ब्लड फ्लो चलता रहता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स वॉश आउट होते रहते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ कोगुलेशन, और ज़्यादा कोगुलेशन नहीं होती। तो इसका एक क्लिनिकल पॉइंट आता है स्टेसिस। स्टेसिस या हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लड फ्लो का रुक जाना। ब्लड फ्लो का रुकना, अगर यहाँ ब्लड फ्लो रुक जाता है तो यहाँ पे जो कोगुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण थ्रोम्बस फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है। तो जो हम पढ़ते हैं ना डीप वेन थ्रोम्बस, डीप वेन थ्रोम्बस क्यों होता है? डीप वेन थ्रोम्बस होता क्या है? अगर ये लेट कर लो, ये हमारा एक पैर है, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में अगर हम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं ना, तो ब्लड की अपवर्ड पंपिंग नहीं हो पाती। ब्लड की अपवर्ड पंपिंग नहीं हो पाती, तो यहाँ पे ब्लड रुक जाता है। ब्लड रुक जाता है तो यहाँ पे थ्रोम्बस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बस। वेन्स के अंदर ही थ्रोम्बस बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बस। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में डिटेल में आएगा ये वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। अब टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या है? जो हमारी एंडोथीलियम होती है ना, जो ठीक होती है, डैमेज वाली नहीं, डैमेज वाली तो कोगुलेशन को करवाएगी। जो नॉर्मल एंडोथीलियम है
वो क्या सिक्रीट करती है? टीपीए। टीपीए क्या होता है? टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नाम से पता चल रहा है ना, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा। प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करके क्या बनाता है? ये प्लाज्मिन। प्लाज्मिनोजन को ना हम प्रोफाइब्रिनोलाइसिन भी कहते हैं और प्लाज्मिन को फाइब्रिनोलाइसिन कहते हैं। अब फाइब्रिनोलाइसिन नाम से पता चल रहा है फाइब्रिन की लाइसिस करेगा, तो फाइब्रिन को क्या करता है? ये डिग्रेड। तो जो हमारा थ्रोम्बस बन रहा था ना, उसको प्रिवेंट करता है ये टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो सेकेंड ईयर में ना कुछ ड्रग्स पढ़ोगे, जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज। ये क्या होते हैं? ये ना एक्चुअली टीपीए ही है। ये टीपीए वाला काम करते हैं। ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट करेंगे, फिर प्लाज्मिन क्या करेगा? फाइब्रिन को खत्म करेगा। फाइब्रिन। अच्छा, अब ये होता कब है? जब ना हमारा क्लोट रिट्रैक्शन हो गया ना, क्लोट रिट्रैक्शन के बाद जो अपने पास नॉर्मल एंडोथीलियम है, नॉर्मल एंडोथीलियम क्या सिक्रीट करती है? टीपीए। वो क्या करती है? जो प्लाज्मिन के जो एक्स्ट्रा फाइबर्स है ना, उनको खत्म कर देती है। उनको खत्म कर देती है तो अब ओवर कोगुलेशन नहीं होगा। जो पार्ट हील हो गया वो पार्ट तो हील हो ही चुका है, एक्स्ट्रा उसके ऊपर थ्रोम्बस बनने नहीं देगा। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है थ्रोम्बोमोड्यूलिन। अब थ्रोम्बोमोड्यूलिन भी कौन सिक्रीट करता है? एंडोथीलियम। ये दोनों चीजें ना कुछ भी नहीं है, प्रोटीन्स ही है। टीपीए भी और थ्रोम्बोमोड्यूलिन भी एक टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। अब ये प्रोटीन्स क्या करेंगे? थ्रोम्बोमोड्यूलिन क्या करता है? थ्रोम्बिन अपन ने पढ़ा था ना अभी। थ्रोम्बिन क्या चीज थी? जो फैक्टर 10A से बन रही थी। फैक्टर 10A ने क्या बनाया था? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया था। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ने क्या करा था? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा था। अब हम इस थ्रोम्बिन की बात कर रहे हैं। इस थ्रोम्बिन का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये ना आप कह सकते हो सेंट्रल मॉलिक्यूल है पूरी इस कोगुलेशन वाली जो कहानी चल रही है। इसका रोल कोगुलेशन में भी है और एंटी क्लोटिंग में भी है। क्लोटिंग में क्या रोल था? फाइब्रिन बनवा रहा था ये। अब एंटी क्लोटिंग में इसका क्या रोल है? थ्रोम्बिन क्या करता है? थ्रोम्बोमोड्यूलिन जो एंडोथीलियम सिक्रीट करती है ना, इसके साथ जुड़ के थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स है, ये देखो वेस्कुलर एंडोथीलियम थी, एंडोथीलियम ने थ्रोम्बोमोड्यूलिन सिक्रीट करा, थ्रोम्बिन जो अपने पास क्लोटिंग प्रोसेस से आया था, इन दोनों ने मिलके कॉम्प्लेक्स बनाया यहाँ पर थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स। अभी जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन थ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है? प्रोटीन सी को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन सी भी एक प्रोटीन है। ये कौन सिक्रीट कर रहा है? ये भी एंडोथीलियम सिक्रीट कर रही है। प्रोटीन सी एक्टिवेट हो गया। अब जो प्रोटीन सी है ना, ये एंटी क्लोटिंग प्रोटीन है। ये क्या करता है? फैक्टर 5 को और 8 को जो एक्टिवेट हुए थे उनको इनएक्टिवेट कर देता है। यानी 5A को वापस 5 बना देगा, 8A को वापस 8 बना देगा। अब ये 8 बना देगा तो ये एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे वो थ्रोम्बिन वाले पार्ट को, तो क्लोटिंग रुक जाएगी। अब एक्टिवेटेड जो प्रोटीन सी है, इसके साथ है ना प्रोटीन एस आता है। प्रोटीन एस भी वही एंडोथीलियम सिक्रीट करेगी। अब ये दोनों मिलके क्या करते हैं? टीपीए को एक्टिवेट करते हैं। इसी वाले पार्ट को जो एंडोथीलियम सिक्रीट कर रही थी, इसको एक्टिवेट करते हैं कौन? प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। और ये वाला पार्ट अपन ने पढ़ा ही है कि टीपीए क्या करेगा? प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगा और प्लाज्मिन फाइब्रिनोलाइसिस करता है। ठीक है, ये वाला पार्ट था हमारा एंटी क्लोटिंग का। तो एंटी क्लोटिंग में अपन ने ना 3 चीजें पढ़ी हैं बेसिकली। क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? जस्ट एक सेकेंड। क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? एक ब्लड फ्लो, एक टीपीए या फिर टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, एक थ्रोम्बोमोड्यूलिन। तो ये 3 चीजें होती हैं जो हमारे ब्लड में ओवर क्लोटिंग होने से बचाती हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है। इसी के साथ ना आपकी जो हिमेटोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें बस 2 टॉपिक बचते हैं अपने पास। एक तो है अपने पास जॉन्डिस और एक है अपने पास इम्यूनोलॉजी। ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, जॉन्डिस और इम्यूनोलॉजी। जॉन्डिस वाला पार्ट भी ना मैं कवर करवा दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इम्यूनोलॉजी के ऊपर भी ना आपके मैंने देखे हैं अबाउट 7 to 8 क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर्स में। और इसके बाद सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस बचते हैं जो 10 ईयर्स में है, जो हमने कवर नहीं करे। एक तो है
आरबीसी जो होते हैं वीनस ब्लड के अंदर ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल मतलब हमने एक चीज पढ़ी थी ना, शेप ऑफ आरबीसी। क्या होती है शेप ऑफ आरबीसी? बाइकनकेव। बाइकनकेव शेप के हमने क्या वो पढ़े थे, इंपॉर्टेंस क्या पढ़ी थी? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को कम करती है और एक कैपिलरी से पास होते वक्त वो डैमेज ना हो उस पार्ट को कम करती है। ठीक है, तो वीनस ब्लड में क्या होता है, ये तीनों चीजें, जो तीनों क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चंस ना हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी के हैं वैसे तो, बट 10 ईयर्स वाले पीडीएफ में ना ये तीनों हिमैट में डाल रखे हैं। मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये आर्टरी है, ये कैपिलरी वाला पार्ट है, यहाँ पे अपने टिश्यूज हैं, टिश्यूज के पास है कैपिलरीज, ये है आपके पास वेन्स, ये आया आरबीसी। ठीक है, आरबीसी कैपिलरीज में आया। इस साइज वगैरह को ना, उस कंसेप्ट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आरबीसी का साइज काफी बड़ा होता है कैपिलरीज से। आरबीसीज ना जब कैपिलरी से जा रहे होते हैं बहुत फंस कर जाते हैं, बहुत ही इम्पेडेड फ्लो होता है आरबीसीज का कैपिलरीज के थ्रू, क्योंकि कैपिलरीज का डायमीटर सिर्फ 5 माइक्रोमीटर होता है, आरबीसीज का जबकि 7 माइक्रोमीटर होता है। ये वाला पार्ट यहाँ पे ना अभी रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अब टिश्यूज क्या करते हैं, ये CO2 देंगे, आरबीसीज क्या करेंगे, O2 देंगे, इसीलिए आर्टीरियल ब्लड आ रहा है। अब यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है आरबीसी, इसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। इस वाले में ऑक्सीजन ज़्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड कम थी। ये पार्ट ना कंप्लीट पार्ट रेस्पिरेटरी फिजियो का है, ब्लड का है ही नहीं, फिर भी ना थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। जब हम रेस्पिरेटरी डिस्कस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, ये पार्ट ना कंप्लीट हम रेस्पिरेटरी फिजियो में पढ़ेंगे कि ये आरबीसी है, आरबीसी के पास ना कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। इस ट्रांसपोर्टर, ये ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, ये आरबीसी है आपका, ये आपका ब्लड है, ब्लड कह सकते हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकते हो। अब CO2 एक्सचेंज होएगी तो CO2 ब्लड में आ जाएगी, CO2 कंबाइन करती है वाटर के साथ और बाइकार्बोनेट बनाती है। बाइकार्बोनेट का एक्सचेंज चलता है यहाँ पे बाइकार्बोनेट का एक्सचेंज चलता है, क्लोराइड शिफ्ट होती है। क्लोराइड शिफ्ट के कारण क्या होता है, अल्टीमेटली ना मैं आपको ये सारा पार्ट रेस्पिरेटरी में बताऊंगा कैसे हो रहा है। यहाँ पे ना आपको समझ आना मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, मेरे को भी बताने में डिफिकल्टी होगी, टाइम वेस्ट वाली बात है। तो आरबीसीज के अंदर ना अल्टीमेटली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज हो जाती है, आयंस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब आयंस इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, लेट कर लो NaCl इंक्रीज हो गया, Cl इंक्रीज होने के कारण Na भी आ जाएगा, Na भी इंक्रीज हो जाएगा। ये सेम वही बात है जो हमने ना सोडियम पोटेशियम पंप वाले केस में पढ़ी थी कि अब इसकी आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गई, सोल्ट ज़्यादा हो गया, वाटर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा तो आरबीसी क्या हो जाएगा, स्वेल। अब आरबीसी स्वेल हो जाएगा तो आपको पता है स्वेल वाला आरबीसी जल्दी मरता है, जल्दी मरने का मतलब जल्दी फट सकता है, लाइसिस हो सकती है, बर्स्ट कर सकता है। तो ये मैकेनिज्म होता है वीनस ब्लड के अंदर, जो आरबीसीज होते हैं इनके अंदर आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है। आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वाटर ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा होता है तो ये स्वेल कर जाते हैं, स्वेल करने के कारण ये लाइसिस कर सकते हैं या बर्स्ट कर सकते हैं। बर्स्ट करने का मतलब ही हम, इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है, लिटरल जो मीनिंग होता है ना फ्रेजिलिटी का, वो होता है कमजोर, फ्रेजाइल, कमजोर। ठीक है, तो आरबीसीज यहाँ पे तो इन परफेक्टली बाइकनकेव शेप है इनके पास, अगर हम ऊपर से देखेंगे यहाँ पे ना थोड़े से इस तरीके से हो जाते हैं आरबीसीज, तो इसलिए हम कहते हैं वीनस ब्लड के अंदर आरबीसीज ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। सेम कारण है जो अपने पास पीएच होता है ब्लड का, आर्टीरियल और वीनस ब्लड में पीएच का डिफरेंस होता है, ये भी रेस्पिरेटरी का क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपने पास CO2 कम है, यहाँ CO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा है तो यहाँ पर जो pH है, आपको पता है ना CO2 एसिडिक गैस होती है, तो यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे pH कम होगा। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हो, आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो pH होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि CO2 कम होती है, और वीनस ब्लड के अंदर
पीएच कम होता है क्योंकि CO2 ज़्यादा होती है। ये इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म के साथ हम डिस्कस करेंगे तीनों क्वेश्चंस को। पीएच ऑफ आर्टीरियल और वीनस ब्लड का डिफरेंस, आरबीसी वीनस ब्लड में ज़्यादा फ्रेजाइल क्यों होते हैं, और फीटल और एडल्ट हीमोग्लोबिन वाला कंसेप्ट है ना, एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, ये हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी इन शॉर्ट इसमें डिफरेंस क्या होता है, एडल्ट वाले में अल्फा टू बीटा 2 होता है और फीटल में क्या होता है, अल्फा टू गामा 2। है क्या चीज़ ये, हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें होती हैं, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या चीज़ थी, प्रोटीन। प्रोटीन है ना, ये हेट्रो डाइमर होती है, सॉरी टेट्रामर, हेट्रोटेट्रामर होता है। इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं इस ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर। तो जिसके अंदर 2 बीटा चेन्स होंगी ना, उस हीमोग्लोबिन को हम एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसके अंदर गामा चेन्स होंगी उसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब इन चेन्स के डिफरेंस की वजह से ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाती हैं, जो हम पढ़ेंगे डिटेल में रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में। तो आज मैं यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी को अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है तो पूछ सकता है। सेशन ओवर करें फिर, ठीक है। मैं PDF और ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, और आप को अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर अभी पूछ सकते हो। ठीक है, फिर कल स्टार्ट करते हैं जॉन्डिस और इम्यूनोलॉजी के साथ, और कल आई गेस कंप्लीट हो जाएगा जॉन्डिस और, ठीक है।